वो त्रिपाठी जी नहीं आए नहीं। हाँ। कहानी तो मछलियां जिन्होंने भी पढ़ी है लगभग पता ही है, फिर भी जिन्होंने नहीं पढ़ी है एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। कहानी एक त्रिकोणीय प्रेम कथा है, नटराजन, विजी और मुकी की इतनी सी बात है। और इसमें जिस तरह से जल की प्रकृति प्रवृत्ति और मछलियों की प्रकृति प्रवृत्ति है, उसको रिफ्लेक्ट करते हुए लेखिका ने एक प्रेम त्रिकोण खींचने की कोशिश की है इस कहानी में। इसलिए इसका शीर्षक, और हम विस्तार से शीर्षक पर आएंगे जब बात करेंगे। और प्रवासियों का जीवन कैसा है जो भारत से वहां चले जाते हैं काम करने के लिए या कोई और मकसद से। तो नटराजन वहां पर काम कर रहे हैं, 6 साल हो गए हैं। और उनके दोस्त हैं मनीष, और मनीष की मंगेतर है विजी। वो बुलाई जाती हैं भारत से कि भाई अब विवाह कर लेना। बुलाई भी नहीं जाती, हम कहेंगे कि वो सोचती है कि बहुत समय बीत रहा है और उनकी माता जी है नहीं, तो अब विवाह बंधन में बन जाना चाहिए। और अपनी माँ के नाना के दिए गहने तोड़वा के आई हैं, हवाई जहाज का खर्चा वहीं से उठाया गया है। तो अब उसके पास ये अंतिम विकल्प के तौर पर है कि अब अपने जीवन साथी के साथ वो अपना जीवन निर्वहन कर लें या किसी बंधन में ऐसे बन जाएं ताकि समाज के जो फप्तियां हैं वो उनको सुनने को ना मिले। तो वहाँ ये जैसे ही आती है, यहाँ पता चलता है कि मनीष का लगाव मुकी नाम की किसी लड़की से हो गया है। और उन दोनों का मनीष जिस फ्लैट में साथ रहता है, वो नटराजन भी उस फ्लैट को शेयर करता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पर को पार्टनर है उस अमेरिका मुल्क में नटराजन और मनीष। तो और विजी जैसे ही वहाँ पहुँचती है अमेरिका, तब मनीष उसको लेने एयरपोर्ट जाते नहीं है और नटराजन उनको लेने जाते हैं। तो वहीं से विजी के दिमाग में कुछ खटकता है कि मनीष मुझे लेने क्यों नहीं आए, जबकि मनीष को मुझे आना चाहिए था, वो मेरे मंगेतर है। और जैसे ही वहाँ उसके फ्लैट पर पहुंचते हैं जहाँ पर मनीष और नटराजन रहते हैं, वो पता चलता है कि मनीष सीइंग समवन एल्स, वो किसी और को आजकल देख रहे हैं और उस लड़की का नाम है मुकी। और बाद में हमको पता चलता है जैसे जैसे कहानी में आगे बढ़ते हैं कि भाई यहाँ आने के बाद यहाँ का पश्चिम का खुला समाज और मुकी का रहन सहन चाल चलन देखते हुए एक उन्मुक्त आकर्षण हुआ उनका मनीष का मुकी की तरफ। मुकी को खुलेपन का, खुली सोच वाला व्यक्ति मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि भाई मेरे अंदर जो आर्टिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कला कौशल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो उसी तरह से मुक्की भी है। तो वी आर जस्ट लाइक मेड फॉर ईच अदर, हम मेड फॉर ईच अदर के समान है। तो जैसे ही ये विजी को पता चलता है तो विजी टूट सी जाती है। ऐसा लगता है कि सारे सपने थे जो ताश के पत्तों के समान भर भरा कर बिखर गए और अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं। तो उसमें उस समय नटराजन को लगता है कि अब ये कहाँ जाएगी। तो कुछ समय के लिए कहता है कि आप मुक्की का जो फ्लैट है वहाँ पर कुछ दिन रह जाओ और उसके फ्लैट में शेयर कर लो उसके साथ, फिर आगे देखते हैं आपका क्या किया जा सकता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ होता है कि भाई विजी के जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए या क्या किया जाए। मनीष तो उसको लगभग छोड़ने ही वाला, आगे जाके छोड़ देता है, लेकिन नटराजन को इसके लिए एक अनचाही सिंपैथी जनरेट हो जाती है विजी के लिए। और वो सोचता है कि कम से कम ये मेरी जितनी आर्थिक क्षमता है उसके आधार पर मैं कुछ कर सकता हूँ। ये जितना 6 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, तो कम से कम मैं उसको कुछ काम ऐसा दिलवा दूं कि कम से कम अपना आर्थिक और जीवन यापन यहाँ पर कर सके और कुछ जो दैनिक जीवन की चीजें वो अपनी तरह से खर्च कर सके, अपनी तरह से जी सके, तो लिविंगहुड हो जाए उसका एक। और उसके बाद हो सकता है आगे कुछ पैसे जुटेंगे तो देखा जाएगा कि वो भारत जा सके या नहीं जा सके। तो वो लाइब्रेरियन के रूप में काम दिलवा देते हैं और यहाँ से एक धीमी आंच पर प्रेम त्रिकोण भी उत्पन्न हो जाता है, मुक्की का और विजी का और नटराजन का। क्योंकि बाद में पता चलता है कि मनीष भी उसको डिच करके मैक्सिको चले गए हैं, उनकी एस्पिरेशन एक अलग दिशा में घूम रही है। और जबकि नटराजन के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं वापस भारत लौट भी नहीं सकता, मेरे पास भारत में भी ऐसे एवेन्यूज और ऑप्शन नहीं है कि मैं भारत जाकर अभी कुछ कर सकूं। तो फॉर ए टाइम बिंग मैं 6 साल हो गए और अब यहाँ पर सेटल डाउन होना चाहता हूँ।
आगे कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, मुझे इंडिया की तरफ से कोई बुलावा आएगा तो देखूंगा। तो उसी के बीच में ये प्रेम त्रिकोण घूमता रहता है कि वो मुक्की को अपनाए या विज्जी को अपनाए। और कहानी शुरुआत होती है पतझड़ के दिन से और कहानी खत्म ही होती है पतझड़ से। तो ये रिफ्लेक्शन है कि सब कुछ भरभरा कर गिर रहा है और किस दिशा में जाएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक कहानी में एक संकेतों के माध्यम से एक बात और कही गई है कि विजी ने नाटक देखा था वॉशिंगटन जाकर, छोटी मछली बड़ी मछली। तो क्या छोटी मछली पलटकर वार नहीं कर सकती? अब कौन छोटी मछली है, कौन बड़ी मछली है, कौन किसको निगल रहा है, ये लेखक ने अपनी तरह से बताया है। तो उसके रिफ्लेक्शन हम किस रूप में ले रहे हैं, ये कहानी में हम चर्चा में आगे कर लेंगे। और इसमें एंड में जाके बताया कि एक वर्तुल में सारी चीजें घूम रही है और उस वर्तुल में कहीं किसी को कोई पकड़ नहीं पा रहा है। क्यों कहानी में एक जगह उल्लेख आ रहा है कि वो कब्र गांव में, बहुत बार कब्र गांव वाले रास्ते में लॉन्ग ड्राइव में विजी नटराजन को बार बार ले जाता था। कब्र गांव यानी कि डेड एंड ऑफ द सोसाइटी या डेड एंड ऑफ योर लाइफ। तो अंत में जाकर एक वर्तुल ऐसे घूम रहा है कि वो पहली बार ही मुक्की को अपनी शादी से पहले 2 दिन पहले कब्रगाह वाले रास्ते की मोड़ पर ले जाता है और एक लॉन्ग ड्राइव करना चाहता है। तो या क्या कहानी शुरू हुई जहां से वो नए सिरे से कोई रिडिफाइन करना चाहता है या सारी चीजों को खत्म करना चाहता है। और विजी और मुक्की के बीच में जो एक सेतु या पुल बना है नटराजन, क्योंकि वो ना इस एक्सट्रीम का व्यक्ति है ना उस एक्सट्रीम का व्यक्ति है, उसके लिए सही गलत अच्छा बुरा से ज्यादा एक इंसान होता है। तो वो एक ये इसमें बताया गया है कि उसके अंदर एक ऐसे व्यक्ति की निशानी है जो सबको थोड़ा सा स्पेस देने की कोशिश करता है, लेकिन खुद भी वो उस स्पेस देने में चीजों के अंदर इतना घुसता जा रहा है कि वो थोड़ा कोई क्वालिटीज मुक्की की पसंद कर रहा है, कोई क्वालिटीज विजी की पसंद कर रहा है। तो इसी ऊहापोह में, इसी चक्कर घिरने में वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा है। और डिसाइड नहीं करने का फायदा उसकी छोटी मछली और बड़ी मछली जो रेजोनेट किया है लेखक ने अपनी तरह से, वो उसको अपनी तरफ खींचना चाह रही है। तो मुझे ऐसा भी लगता है बार बार इसको पढ़ते हुए कि पानी की प्रकृति और प्रवृत्ति जैसे होती है कि वो मछली अपने गिल्स और फिन्स के द्वारा उसको काटती है, चाप लगाती है, तो वैसे वो एक खड़ा एक मनुष्य है जो उसको चाप और काटा जा रहा है बार बार, और वो कटना चाहता है नहीं कटना चाहता है वो उसके ऊपर है। वो क्योंकि पानी एक हीलर भी होता है, तो वो कितना हील कर सकता है नहीं कर सकता है उसकी एक मेटाफोरिकल रूप में लेखक ने कहने की कोशिश की है। ये कहानी का मोटा सार। इनकी कहानी के बातों में कुछ बातें मैं जोड़ देता हूँ प्रथम इस चरण में, कि यदि आप इस कहानी के शीर्षक पर ध्यान दें, हालांकि इस पर चर्चा विस्तार से बाद में भी कर सकते हैं। मछलियां बहुत ही अर्थपूर्ण शीर्षक है और इसमें एक उल्लेख भी आता है मछलियों को लेकर के, जैसा आपने बताया छोटी मछली बड़ी मछली। इसके अलावा एक और उल्लेखनीय बात है, इसमें 4 जो पात्र हैं, इसमें 3 तो मुख्य हैं, 4 पात्र हैं जो बार बार नाम आता है, नटराजन, मनीष, विजयलक्ष्मी और नयनतारा। तो विजयलक्ष्मी को बिजी शॉर्ट में कहा गया है और नयनतारा को मुक्की, क्योंकि नयनतारा मुखर्जी नाम है। आप नाम पर भी ध्यान दें, मतलब कि नाम भी जैसे नटराजन है तो जैसे कि वो एक रस्सी तनी हुई है, एक छोर पर विजयलक्ष्मी है, दूसरे छोर पर जो है मुक्की है। तो बड़ा मतलब कि चलना इतना आसान नहीं है। आपको पता है कि शुरू में जब ये मनीष जो है मतलब कि बिजी की तरफ, बिजी से उसकी सगाई हो चुकी है और विजयलक्ष्मी जो ये बिजी जो ट्रेडिशनली विचारों की है और ट्रेडिशनल पृष्ठभूमि से बिलोंग करती है, फिर भी वो लड़ झगड़ करके और सब करके वो विदेश आती है। और जब वहां आने पर उसको बातों बातों में पता चलता है कि अब उसका झुकाव जो है मनीष का उसकी तरफ नहीं रह गया है, दूसरी तरफ चला गया है। तो विजयलक्ष्मी यहाँ पर जो ट्रेडिशनल है, सोफिस्टिकेटेड नहीं है, नए जमाने की नहीं लगती है, फिर भी ये भी नाम इसका है कि क्या विजयलक्ष्मी, ध्यान रखिएगा, जो विजय को प्राप्त करती है या कितनी अर्थ तक करती है वो अलग बात है। और नयनतारा का अलग है, जो आपको नैनों में बहुत भाता हो, नैनों का तारा बन करके, लेकिन वो सोफिस्टिकेटेड है और वो मतलब कि एक पहली बार में मनीष को आकर्ष करके
जब करती है तो उसका विजय से संबंध टूट जाता है, और बाद में जब उसको लगता है कि मनीष जो है अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति है, तो फिर वो वापस नटराजन पर आती है। और ये बात, इस बातों को अपन एसेस करते हैं तो इसी बात को विजय लक्ष्मी जो है बहुत ही उसको अदरवाइज लेती है, या कहना चाहिए उसको लगता है कि मुकी जो है वो सब कुछ उससे छीन रही है, और लगातार जो है वो अपने जो कहना चाहिए कि जो वो अपने जो सोफिस्टिकेशन है उसमें, या उसमें चीजों की दक्षता है, आज के जमाने की जो गुण है उसको लगातार उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और उसकी लगातार पराजय हो रही है। तो वहीं पर वो एक ऐसा एक लगती उसको मतलब कि अपने छल योजन से एक अपना एक ऐसा पासा फेंकती है जहां पर जो है वो कहते हैं ना कि उसने कहा भी है कि क्या वार छोटी मछली भी है तो क्या वार नहीं कर सकती है, तो वार करती है वाकई में, और वो प्रबल वार होता है, बहुत ही बड़ा आघात होता है। तो कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है कि आगे क्या होगा, आगे की बातें हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि एक बार तो हुआ उंगली फेंक देती है, जो सगाई का उंगली होती है, और उसको कहती है कि तुम यहाँ चले जाओ, गेट लॉस्ट, यहाँ जाओ, गो अवे। तो ये पूरी कहानी में शीर्षक और नाम, इनके माध्यम से यदि हम पूरी कहानी को पढ़ते हैं तो ये नाम, इन पर भी बहुत मीनिंगफुल ये नाम दिए गए हैं, कहानी को समझने के सूत्र दिए गए हैं। इसके अलावा जो परिवेश चित्रण है वो भी जबरदस्त है। रोड जो आपने बार बार कहा है, कब्रगाह रोड, फिर पतझड़ का मौसम, तो मतलब कि इतनी सांकेतिकता को आप समझ रहे हैं तो और भी कहानी को आपको लगता है कि वास्तव में कितनी ब्यूटीफुल कहानी, खूबसूरती से कहानी की बुनाई की उन्होंने, और कोई भी चीज अनावश्यक नहीं लगता है कि कोई भी चीज उन्होंने अनावश्यक को शामिल किया है। तो एक बहुत अच्छी कहानी के रूप में है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता था शुरू में, जो मैं आपको कह देता हूं, नई कहानी के दौर में हमारे यहाँ 3 महिला कथाकार हुए, उषा प्रियंवदा, कृष्णा सोबती और मन्नू भंडारी। आप देखें नई कहानी के दौर में इन तीनों का नाम आता है, और तीनों के नाम में सबने अपनी अपनी तरह से कहानियां लिखी, और कहना चाहिए कि बहुत कहना मुश्किल है कि तीनों की कहानियां जो लिखी गई है उसमें से कौन सशक्त कहानीकार है। यद्यपि जो उषा प्रियंवदा है, इनकी पहली कहानी बहुत सशक्त रही है, जो वापसी, जिसकी बहुत चर्चा हुई, और जिसमें शिल्प भी है, और बिल्कुल उन्होंने जो अपने समय का ज्वलंत विषय पर उठाया। लेकिन इस कहानी का चर्चा और सशक्त होने के बावजूद भी जब एक दुनिया समानांतर राजेंद्र यादव ने लिखा, तो उसने इस कहानी के बजाय उसने मछलियां कहानी को उठाया। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था उषा प्रियंवदा के भी और नई कहानी में भी, और स्त्री के बारे में भी, कि जो परंपरागत धारणा थी उसको तोड़ती हुई। तो इस रूप में भी हमें कहानी को समझने की आवश्यकता है। तो ये कुछ बातें हैं मुख्य रूप से जो कि मैं आपके सामने पहले दौर में रख रहा हूं। आप अपनी बात कह दें फिर। और मैं आज लिख के तो नहीं लाई, लेकिन बस यही है इस कहानी का, एक तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, शब्दों का जो उन्होंने चयन किया है, और कहीं ना कहीं जो औरत के दिमाग में चल रहा है कि वो लास्ट तक भी या तो वो कुंठित हो गई है कि पहले वो मनीष से ठुकराई जाती है, और नटराजन रोज उसको मतलब कॉफी पिलाना और ये सब चाहता है, उसको पता तो चल जाता है नटराजन के क्या विचार है कि उसको पसंद करता है, लेकिन कभी उसको प्रपोज तो करता नहीं, लेकिन उसको मन में पता होता है, लेकिन वो पैसे की वजह से या उसको मतलब सीधी सादी समझता है, इस वजह से उसको छोड़ देता है, उसको प्रपोज नहीं करता। लेकिन उसकी वो कुंठा कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो एक ऐसा वार करके लास्ट में चली जाती है कि जो नटराजन की भी लाइफ तो नहीं बनने देती, और वो जहाँ जा रही वो एक बार मनीष से भी मिलकर कुछ ना कुछ तो करके ही आएगी। ये शायद अधूरी है कहानी कि वो मनीष को क्या करके आएगी, क्योंकि जा तो वो कनाडा ही रही है, उसने टिकट तो वहाँ का बनवाया है। तो बाकी यही है कि मछलियों की प्रवृत्ति वाला तो है सीन इसमें, छोटी मछली हमेशा बड़ी मछली को बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाती है, ये तो प्रवृत्ति तो इसकी यही है। यहाँ पे एंडिंग में छोटी मछली वार कर देगी बस, ये नहीं, लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि कौन सी छोटी मछली है। पर यहाँ अगर जैसे देखा जाए सोच और जो यहाँ पर कहानी के साधारण है, जैसे कहानी में ये टॉपिक रखा है प्रकरण मछलियां, और मछलियों के साथ होता है पानी, पानी कभी स्थिर नहीं रहता है। तो कहने का तात्पर्य हमारे आसपास का वातावरण कभी स्थिर नहीं रहेगा, और व्यवहार, मनुष्य का व्यवहार कब परिवर्तित हो जाए तो वो कुछ पता नहीं चलता है। सही कह रहे हैं।
हाँ आप पढ़ रही हैं। तुम्हारा ठीक है? लिखा तो है, थोड़ा ज्यादा ही लिख गए हैं। प्रियम उषा प्रियंवदा की कहानी मछलियां, जब तक मैंने नहीं पढ़ी तो मुझे शीर्षक थोड़ा अजीब साउंड कर रहा था, पर जब कहानी पढ़ी तो समझ आया कि मछलियां शीर्षक उस धारा से प्रेरित है या उस संदर्भ में कहा गया है जहां हमेशा बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, पर छोटी मछली पलटकर बड़ी मछली पर वार क्यों ना करे, ये एक प्रश्न चिन्ह है। कहानी एक ऐसी युवती की कहानी है जो पहले भारत में रहती थी। कहानी शुरू होने तक तो वो अमेरिका में रह रही होती है। भारत में उसकी सगाई एक भारतीय युवक मनीष से हो चुकी है, वो भी उसकी विमाता, पिता और बाकी घर वालों की इच्छा के विरुद्ध। मनीष विदेश में रह रहा मनीष विजय से यानी विजय लक्ष्मी को अपने पास बुलाने के लिए पत्र पर पत्र लिखता है, और पत्र लिखते लिखते वो इतना बोर होने लगता है या उबने लगता है कि वो विजय के विदेश आने से पहले ही मैक्सिको चला जाता है। ये उसके गैर जिम्मेदार और दिल फेंक होने का बेहतर सबूत है। इधर जब विजय अमेरिका पहुंचती है और एयरपोर्ट को मनीष को ना पाकर उसके अपार्टमेंट में फोन करती है, तो नटराजन उसका फोन उठाता है, जो इस कहानी का एक और मुख्य पात्र है और मनीष का मित्र भी है। वो एक सीधा सरल सा व्यक्ति है और हर किसी की मदद के लिए सहज ही उपस्थित रहता है। यहाँ हम देखें कि लेखिका ने दो विपरीत चरित्र वाले पात्रों को गढ़ा है, जो मानव मन की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों को उभारते हैं। वैसे भी लेखिका ने हर पात्र की बेचैनी और छटपटाहट और अकेलेपन की स्थिति को अपनी कलम से बखूबी उभारा है। खैर, नटराजन एयरपोर्ट पहुंचता है और वहां विजय लक्ष्मी को देखकर उसका मन पहली नजर में विजय की तरफ खिंचने लगता है। वो उसको भरोसा देता है कि वो परेशान न हो, वो उसका प्रबंध कर देगा और हालांकि वो उसके रहने खाने और यहाँ तक कि उसकी छोटी मोटी नौकरी का भी बाद में प्रबंध कर देता है। फिर वो विजय को मन ही मन चाहने लगता है। दूसरी ओर विजय उसे केवल एक करुणामयी व्यक्ति समझती है, उसे वह केवल भला व्यक्ति लगता है और वो स्वयं को उसके एहसानों से लदा पाती है, पर फिर भी वो एक मित्र लगता है, एक पति और प्रेमी के रूप में वह उसे नहीं देख पाती। नटराजन एक सीधा साधा संयमित व्यक्ति है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में विश्वास नहीं करता। यहीं से कहानी में एक और पात्र दिखता है, मुकी यानी नयनतारा। फाइन आर्ट की छात्रा है जो एक धनी परिवार से है, तांबे की मूर्तियां बनाती है, अंग्रेजी कविताएं लिखती है। उसका व्यक्तित्व असाधारण है। वो भले ही एक कलाकार है, लेकिन मुझे लगता है कि वे भावनाओं पर कम और व्यवहारिकता पर ज्यादा विश्वास रखती है, क्योंकि एक अवसर पर वो नटराजन और मनीष में विवाह के लिए तुलना करती है, तो कहती है कि तुम्हारी जगह मैं होती तो नटराजन को ही चुनती, क्योंकि वो पीएचडी है, इंडिया जाकर उसे जोरदार नौकरी मिलेगी। मनीष के पास तो एक अदद टटपूजिया फेलोशिप है। इधर जब मनीष विजय की उपेक्षा करने लगता है, उबने लगता है, उसके अनुसार वे एक सीधी सरल लड़की है, अनकॉम्प्लिकेटेड लड़की है जो मुझे बांध सके या संतुष्टि दे सके। यहाँ लेखिका ने पुरुष के पुरुषोचित दम्भ को भी उभारा है। मनीष अंततः विजय को छोड़कर मुकी की ओर आकर्षित होता है और बाद में वह उसे भी डिच कर देता है। नटराजन जब विजय को अपने मन की बात कहने की कोशिश करता है और विजय उसे अनसुना कर देती है। वैसे भी वो एक भारतीय संस्कारों में बंधी युवती है जो मन से एक पुरुष के साथ बंधने पर दूसरे पुरुष की छवि मन में आने पर लज्जित होने लगती है। हालांकि वो अपनी व्यथा सबसे पहले नटराजन को ही व्यक्त करती है, उसको सामने पाकर बिखरने भी लगती है जो उसके भीतर छिपा हुआ है, पर एकदम डर भी जाती है कि कहीं नटराजन उसे सीधा सीधा विवाह का प्रस्ताव न रख दे। वो तो उसके एहसानों तले दबी है, उसे कैसे मना कर पाएगी, और उसे कहीं ये भी लगता है कि मनीष कहीं लौट कर ही आ जाए। फिर अंत में वॉशिंगटन पहुंचकर जब उसे एहसास होता है कि मनीष वापस नहीं आएगा और भले ही नटराजन से प्यार ना हो पाए, ना ही वो मनीष की जगह ले पाए, पर एक अच्छा जीवन नटराजन के साथ बिताया जा सकता है। और वापस फिर उसके सामने एक बार अगर ये प्रस्ताव रखेगा तो वह उसे स्वीकार कर लेगी। लेकिन जब आकर उसे पता लगता है कि नटराजन और मुकी विवाह कर रहे हैं, उसे लगता है एक बार मुकी ने उसे फिर हरा दिया है।
वो उद्वेलित हो उठती है। उसे फिर से वही सब याद आ जाता है जिस शाम उसे पता चला था कि मनीष को मुकी से प्यार है। जिस मनीष की खातिर वो घर वालों से लड़ झगड़ कर विदेश आई थी, वो मनीष अब उसे छोड़कर मुकी से प्यार करता है। वो विक्षिप्त सी हो गई थी, उसे मुकी से घृणा हो जाती है। आज वो फिर एक बार बड़ी मछली ने छोटी मछली को खा लिया था। आज फिर उसे वॉशिंगटन में देखा वो नाटक याद आने लगता है। ये एक साधारण सी बात है कि जब हमें कोई चीज सहज प्राप्त होती है तो हम उसे अस्वीकार कर देते हैं, और जब हमसे वही वस्तु दूर चली जाती है तो हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं। यही विजय के साथ होता है। वो अब नटराजन की तरफ खिंचती है, अतः दोनों एक दूसरे की ओर खिंचते हैं। नटराजन के विचारों भावनाओं में टकराव तो होता है, पर जीत विचारों की होती है, और वो मुकी से अपने विवाह के निर्णय पर कायम रहता है। विजय के मन में मुकी के प्रति घृणा बढ़ती जाती है, और वो सोचे समझे तरीके से मुकी और नटराजन के बीच गलतफहमी का बीज बो ही देती है। अंततः छोटी मछली पलटकर वार कर देती है। इस कहानी के पात्र भावनात्मक और व्यवहारिक दोनों ही धरातल पर जीते नजर आते हैं। विजय का पात्र भावनात्मक स्तर पर जीता नजर आता है, इसीलिए उसमें स्त्रीयोचित ईर्ष्या का भाव उदित हुआ है, जिससे वो बदला लेने के लिए तत्पर हो उठी थी। यही भावनात्मक संबंध उसने मनीष के साथ बनाया और नटराजन को नजरअंदाज किया। और मुकी ने पहल न मनीष से की न नटराजन से, पर अवसर को भुनाना उसकी व्यवहारिकता थी। इस कहानी में मनीष के चरित्र से पुरुष के लंपट स्वभाव का भी चित्रण हुआ। पुरुष नारी के निश्चल स्वभाव को समझ नहीं पाता, इसलिए अंत में मुकी भी नटराजन से विवाह नहीं करती, क्योंकि उसका आकर्षण किसी और की तरफ था। उषा जी ने नारी के स्वभाव के गुण, विनम्रता, दया और समर्पण की भावना को उकेरा है। नायिका किसी एक पुरुष के हो जाने में गर्व का अनुभव करती है, पुरुष बदलना उसके स्वभाव में नहीं। कहानी नारी की असहायता और मजबूरी को भी उजागर करती है। उषा जी एक सशक्त कथानक और भाषा शैली में अपनी बात कहती हैं, जो हमारे भीतर उतर जाती है। विजय के रूप में कहीं उन्होंने नारी के आदर्श रूप की स्थापना भी की है। नारी की दयनीय स्थितियों और ईर्ष्या का भी वर्णन किया है। देखा जाए तो इस कहानी के दोनों स्त्री पात्र पुरुष के शोषण के शिकार हुए, भले ही तरीका भिन्न रहा हो। मुकी ने नटराजन को अस्वीकार करके अपने स्व को जीवित रखा, इसलिए ये कहानी मानवीय मूल्यों से भी ओतप्रोत है। और भी बहुत कुछ कहने को है जो हम बात कर सकते हैं करते। लेकिन मुकी भी कोई कम वो नहीं थी, मतलब कहने को बड़े करती थी, लेकिन ऐस की राय वो उसकी साड़ियां रख लेती थी। ये भी कितना छोटापन तो व्यवहारिक है ना, वो प्रैक्टिकल चीज है आज की, प्रैक्टिकल है वो। लेकिन वो बात किसी को बताती थोड़ी है, अनलेस वो खुद ही बताती है, खुद ही बताती है नटराजन को कि क्यों मैं एक ही साड़ी हर रोज। हाँ, तो अपनी कमतरी बताना हर किसी के बस में है भी नहीं। कहानी में एक तो लेखक ने खुद का भी बताया कि जो प्रवासी हो जाते हैं भारतीय, उनके खुद अपने देश को लेके क्या है ये भी इसमें दर्शा गया। और किस तरीके से मतलब एक देश भारतीय, जैसे नारियों का कहते हैं सशक्तिकरण, भारतीय नारियां सब सशक्त है, बस अपनी पावर को पहचान, क्योंकि वो अकेली मुक्की एक भारतीय संस्कृति परिवेश में रह रही है और वो अकेली हिम्मत करके। और भारतीय अपनी संस्कृति में एक पति का ऐसा चित्रण कर देते हैं, सगाई हो गई कुछ भी, तो औरत के मन में सिर्फ वो ही बैठ जाता है कि मेरा जो भी है। और वो जो भावनाओं में बहके जो हम किसी की तरफ आकर्षित होते हैं वो कुछ वक्त के लिए होता है। तो वही चीज नटराजन और विजय के साथ हो रहा था, वो भावनाओं में बहकर एक दूसरे की तरफ हो रहे थे। और नटराजन ऐसा था कि वो जैसे कहते हैं कुछ लोग प्रैक्टिकली नहीं रखे, इस्तेमाल होते हैं, वो सोच नहीं पाते कि उनको करना क्या है। मुकी की तरफ पैसों के लिए जाते हैं, वो एक स्टेबल जिंदगी जीना चाहता है, वो जिस सोच का है वो डिसीजन मेकिंग जो कहते हैं वो नहीं होता है उसके अंदर कि मुझे करना क्या है, मुझे इनके साथ जाना या इनके साथ। वो एक जो होता है भाव, अपन दया, सिंपैथी, उस तरह से। और भारतीय संस्कृति जो अपना कल्चर है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो विजय को देखते हैं और वहां का जो कल्चर है और अपना एक कंपेटेबल जो देखना चाहते हैं उस विचार से वो मुकी की तरफ आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे मतलब शोषण किसी का नहीं होता है, मेरे को लगता है ये कि वो जो विजय का शोषण नहीं है, ये सगाई होती है। और सगाई तो मतलब ये नहीं है कि वो शादी करने के बाद धोखा दिया है। विजय का खुद का जो अपना संस्कृति है
कि वहाँ उम्र हो रही है लड़की की, शादी क्यों नहीं हो रही है, तो वो अपना और एक माँ बाप नहीं है उस औरत के इसमें जो दिखाया है, तो ऐसी औरतों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समाज में रहना, ताने भी सुनते हैं जिस तरीके से, तो वो इसीलिए मैं जाऊं अपने वती। लेकिन मनीष वहां जाते हैं, स्वाभाविक है, अगर किसी छोटे शहर से भी आते हैं, जैसे मैं पढ़ाती हूँ जिसमें मेरे स्टूडेंट्स कई बार कुछ चेंज हो जाते हैं, गाँव से आते हैं वो ठेठ ढाणियों से, व्यवहार में भी बदलाव आ जाता है 2-3 महीने में। जो सिटी के बच्चे हैं उनको देख के उनकी तरह रहे, वो अपनी संस्कृति भूलते जाते हैं, तो उनके व्यवहार में शायद उन्हें लगा कि मेरे विचार इनसे नहीं मिलते हैं, तो वो उन्होंने एक तरीके से उसको मना कर दिया। तो धोखा नहीं हुआ, ये जाके वहां मना कर दिया। धोखा तो हुआ ही है, धोखा तो मतलब के साथ शोषण शादी करके होता, तो अगर शादी के बाद हो जाता ये तो नहीं, वो पत्र लिख के उसको बुलाता है, और बुलाते बुलाते वो मतलब आ जाती है। ऐसा नहीं है कि उसके आने से पहले ही तो वो छोड़ के भाग जाता है, भले ये सोचे समझे बगैर कि वो मेरे लिए आ रही है, सोना सब बेच आती है उसके पास, और मेरे लिए आ रही है कि वो पर हम हर वक्त है ना अपन ऐसे विक्टिम भी नहीं बन सकती, और या तो अपना आप करो। वो फिर लास्ट में जो उनका था, जो वो नाटक देखती है कि ना छोटी मछली भी कभी वार कर सकती है, अगर बड़ी मछली ध्यान नहीं देगी तो छोटे भी प्यादे जो होते हैं शतरंज में, प्यादों का भी बड़ा रोल होता है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वही चीज है, मुखी खुले विचारों वाली होती है, उसने कभी मतलब इसमें बहुत मैच्योरिटी दिखाई है कि वो आजकल जो नॉवेल्स कई जने लिखते हैं प्यार व्यार के इजहार कर देते, वो सारी चीजें नहीं थी जो भी थी इसमें। यहाँ मुक्की से आकर्षित होता है मनीष, उनकी सोच देख के उनके और आजकल जो भी एम्बिशियस लोग हैं उनकी सोच होती है हमें हमारा कंफर्टेबल मिले, जिस सोच के नटराजन भी और वो भी दोनों ही एम्बिशियस, तो उस हिसाब से। और मुक्की ने अपना जो था लास्ट में वो उससे हेल्प लेने जाती है, उसने भी एक यहाँ पे वो पूरे टाइम विक्टिम थी और लास्ट में जाके उन्होंने जो कर दिया, राइटर ने एंड बहुत अच्छा करा कि वो। और ये प्रैक्टिकल है, जिनके मन में भावनाओं को लेके अपन किसी के मन में रोष बैठा लेते हैं वो जिंदगी बढ़ नहीं जाता है, वो सदियों तक चलता रहता है। कई बार होता है कि आगे से आगे कह देते हैं कि इनसे बात नहीं करनी, परिवारों की ऐसे ही चलते रहते हैं। वो लास्ट में प्रैक्टिकलिटी दिखाई है, जो व्यवहारिकता, और एक जो औरत भारतीय नारी को जो पहला अपना जो पसंद आ जाता है ना, वो उसके प्रति रहती ही रहती है। इसीलिए आखिर में दिखाई वो एक बार जाने से पहले मनीष से मिलना चाहती है। जैसे हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, टाइटल के बीच के और एक संवाद के बीच जब विजी बड़ी छोटी मछलियों की बात कहती है तो समझ में आ ही जाता है कि हाँ ये होगा, क्योंकि अब बहुत जब आप पढ़ते हो, बार बार पढ़ते हो, तो आपको कहानियों का जो लिखने का तरीका है, हेडिंग है, अंदर की बात है, उससे आप एंड समझना शुरू कर जाते हो। तो मतलब पहले के जब लोग लिखते होंगे या पहला जब शुरुआत में जब अध्ययन का या पाठन का काल रहता होगा, तब लोगों को बड़ा थोड़ा ज्यादा वो कैची लगता होगा। लेकिन जैसे जैसे अब जो हम वेब सीरीज का ये आ गया है, या हम लोग जिस युग में चल रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, आजकल बहुत जल्दी एंड समझ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वो उस टाइम तक में बहुत प्रेवलेंट रही होगी ये स्टोरी, अच्छी बात रही होगी। छोटी मछली पलटकर हमला भी कर सकती थी, ये संकेत शुरुआत से मिल जाती है। कहानी की लेखिका ने लंबा और विविध परिवेश वाला जीवन खुद ने देखा है, जैसा कि मैंने उनके बारे में पढ़ा कि उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और वो भी फॉरेन जाती हैं और एक फॉरेनर से शादी करती है, फिर शादी टूटती है, फिर वापस शादी करती हैं। तो कहीं उनका खुद का पर्सनल जो एक्सपीरियंस है ना, वो भी अमेरिका वाला उसके अंदर साफ साफ झलक रहा। उन्होंने जो देखा होगा, खुद ने या तो वो खुद मुक्की रही होंगी या वो खुद विजी रही होंगी, कहीं ना कहीं वो खुद उसके अंदर झलक रही है, कहीं ना कहीं है। कहानी में 60 के दशक की झलक साफ प्रतीत होती है, क्योंकि औरतें साड़ी पहन रही है, जूड़ा बना रही है, तो वो उसी जमाने में हुआ करता था। जब शर्मिला टैगोर वाली मूवीज हम लोग देखते हैं तो हम लोग वही परिवेश को इमेजिन कर सकते हैं। आज के दौर के साथ में हम उसको कनेक्ट वैसे नहीं कर सकते। तो लेखिका द्वारा वाक्य विन्यास और शब्दों का उपयोग भी कई बार दर्शाता है कि वो विशुद्ध हिंदी की लेखिका नहीं है। मेरा मायना, आप सबका अपना हो सकता है, क्योंकि वो अंग्रेजी में एमए करती हैं, लेडी श्री राम में पढ़ाती हैं, उनका लगभग परिवेश अंग्रेजी रहा है। हिंदी के अंदर जो हम वाक्य विन्यास लिखते हैं या शब्दों का जो चयन करते हैं, वो बहुत जगह पर टूटता हुआ लगता है। स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स में भी आप देखेंगे तो बहुत जगह वो टूट रही है लाइनें, लास्ट के पैराग्राफ्स में भी वो टूट रही है लाइनें। या तो उस वक्त के बीच में उनको टाइम मिला वो लिखने का, स्टार्टिंग और एंड के अंदर उनको टाइम लग रहा होगा। एक जगह उन्होंने लिखा है कि अकेला घर,
अब घर भी बोल रही है और अकेला भी बोल रही है, तो थोड़ा सा विरोधाभासी लगता है कुछ शब्दों को लेकर। इससे लगता है कि थोड़े हिंदी की और जो समझ होती है वो उनको शायद होनी चाहिए। नो डाउट 90 साल की वो खुद है, शायद अभी भी लेखन कार्य में है, पद्मश्री है, नो डाउट इतना नाम है उनका, पर एक हिंदी वाला जो एग्जैक्ट हम टैग लगाते हैं, चाहे हम प्रेमचंद को देखें या मन्नू भंडारी आप लोग कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, तो वो विशुद्ध हिंदी लेखन की लेखिकाएं हैं, तो उनको उसका पता है वाक्य विन्यास या शब्दों का चयन जो होना चाहिए। दूसरी डायमेंशन में चले गए, नहीं, मैं एग्री नहीं करता हूँ। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, आगे बस खत्म कर लेते हैं मेरी बात, फिर अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मतलब ये लिखा है मैंने कि हालांकि पाठक का निजी विचार है, जैसे मेरा खुद का निजी विचार है। महिला किरदारों पर विभिन्न लेखक लेखिकाएं लिखती आई हैं और इस कहानी की रोचकता शायद पाठन युग के अंतिम काल में ही रही हूँ। मैं पाठन युग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब वो पढ़ने वाला जो क्रेज है या हम किताबें लेटर्स लिखते हैं वो खत्म हो चुका है। हम अपन लोग हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इस चीज को बढ़ा रहे हैं, पर वो एक जो क्रेज है वो एक पाठन युग जो मैं कहना चाह रहा हूँ लगभग एंड की तरफ में ज्यादा अच्छा लगता है। फिर भी महिलाओं की पारस्परिक ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और पुरुष पर आधिपत्य जमाने का जो उपक्रम है सदैव लेखकों का प्रिय रहा है। वही मैं समाप्त करता हूँ। लैंग्वेज का तो आजकल ऐसा हो गया सर, कहना मल्टीलिंगुअल या बाईलिंगुअल में आजकल जो जनरेशन है वो ही पढ़ना चाह रही है, कि जो इजीली उनको अंडरस्टैंड हो जाए। तो इसीलिए मेरे को लगता है कुछ ऑथर इसीलिए उनको देखते हुए भी लिखते हैं, अलग तरीका अपना लिखने का उपक्रम, अपना तरीका राइटिंग का स्टाइल। बट एक जैसे अपन तो विशुद्ध वाली बात करते हैं ना कि जिसमें वो रिचनेस आती है, जब हम पढ़ते हैं किसी चीज को तो हम उसमें हो जाते हैं, वो विन्यास वाली बात हो जाती है। तो वो अपना अपना कह रहा हूँ निजी विचार है जो आपको पढ़ के लगता है, वो वाली बात। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कहानी में ये जो पानी का जो कैरेक्टर बताया गया है, इट इज एमोरस, इसको आप जिसमें डालेंगे वो, तो इसके सभी जो पात्र हैं उनका कैरेक्टर भी पानी जैसे ही, हर एक को जैसे जिसमें डाल रहे हैं वो उस तरफ ढलता जाता है, फिर चेंज हो जाता है। सभी कैरेक्टर्स तो इस तरह से जुड़ के हैं। आप आपने पढ़ी कहानी? पहले आप बोल लीजिए। पहले तो वैसे ही बहुत कुछ बोल दिया। नहीं कोई बात नहीं, जो कोई फॉर्म, फिर हम दूसरे राउंड में कुछ जो इसके बीच की चीजें हैं उस पर बात कर लेंगे। पहले एक बार सब अपने विचार तो रख दें। बोलिए आप बोलिए, फिर मैं बोलूंगी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो अपने पॉइंट्स रख दिए, वैसे वो जैसा सब लोग वैसे कह चुके हैं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू आ चुके हैं, तो नाम की सटीकता पे भी हम बोल चुके हैं और जो पात्रों के नाम है उनकी सटीकता पे बोल ही चुके हैं। और सचमुच में मुझे ये सब कुछ सही लगा कि, और ये लगा कि जैसे मछलियां होती ना, पानी भी निरंतर गतिमान होता है और मछलियों को भी कभी किसी ने सोते हुए नहीं देखा होगा, वो भी निरंतर गतिमान रहती है, ये इसमें मुझे नजर आया। और एक थोड़ा सा असमंजस वाली स्थिति में सारे पात्र नजर आए कि कभी इधर कभी उधर पानी के हिसाब से वो लोरे खा रहे हैं, कि कभी नटराजन उसकी तरफ जा रहा है, उसका आकर्षण उसकी तरफ हो रहा है, फिर वापस उस तरफ उसका झुकाव हो रहा है। सेम यही विधि में भी नजर आया कि वो मनीष के प्रति लॉयल है, मनीष उसको छोड़ के जा चुका है, लेकिन फिर भी वो अदर झूल में है। उसको वो ये पहली बार जब परिवार उसको प्रपोज करने की स्थिति में होता है तो उसको स्टॉप करती है कि नहीं होना चाहिए, और फिर बाद में जब वो उसकी तरफ जाने लगता है तो उसको रोकने की भी उसको चाह होती है, नहीं दोबारा कर दे तो मैं हाँ भर दूं। तो ये असल मुझे इसके सारे पात्रों में नजर आया। और जैसा कब्रगाह वाली और ये सारी तो इंडिकेशन बहुत ज्यादा, मतलब हर चीज इंडिकेट की गई है बिना कुछ कहे भी, कि जब कहानी का कहते हैं तब भी वो जैसे इन्होंने बोला कि हाँ एंड पता चल जाता है, और सेम ये कब्रगाह के लिए बोलते हैं तो ये पता चलता है कि मतलब थोड़ा सा उन लोगों में ये स्थायित्व है कि शायद पैरेलल नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जो कब्रगाह होता है वो एंड होता है किसी चीज का, तो ये वहां इंडिकेट हो जाता है कि ये दोनों साथ नहीं चल पाएंगे। और रही बात जैसे विजी के है, तो भारत से जब वो आती है तो वो सचमुच में एक जो निर्मल सी किशोरी वाला जो होता है वो वाला भाव उसको होता है, भारतीयता से ओत-प्रोत। लेकिन फिर जैसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं ना कि जो प्राणी होते हैं वो अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं अपने आप में। तो सेम वो उसमें नजर आता है कि वो जब वहां आती है तो वहां के एटमॉस्फेयर के हिसाब से मुक्ति को देखते देखते जाते समय तक वो कितनी प्रैक्टिकल हो जाती है कि वो पलटवार करने में सक्षम हो जाती है, जबकि आती है तब उसके आंसू से भरे हुए होते हैं उस हिसाब से। तो ये सब कुछ मुझे लगता है कि एग्जैक्ट मछलियां और पानी के उसी को लेके आधार बना के बुनी गई इमारत है पूरी। तो परिस्थितियां बहुत कुछ सिखा देती है इसलिए
हाँ वही मतलब मैं बोल रही हूँ जैसे हर प्राणी में होता है, हम ये लोग साइंस में पढ़ते ही आए हैं कि जो प्राणी सरवाइव करता है वही जी सकता है, जो नहीं कर पाए वो खत्म हो गए। और जैसे मछलियों के लिए हम कहते हैं ना स्पाइनल नहीं होता, तो सेम वो इसमें नजर आ रहा है कि सब लोग मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो सब कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। परिवेश और परिस्थितियों के अनुसार तो व्यवहार परिमार्जन होता ही है। तो ये मतलब उसका शीर्षक से लेके और जो इंडिकेशन से सब कुछ मतलब एकदम क्लैरिटी है इसमें कि शुरुआत में पता लग जाता है लास्ट में क्या होगा, और बाकी अच्छा बांध रखा है कहानी को, ऐसा कुछ उसमें कमी तो नहीं है मुझे लगता है। और मुझे लगता है अधर जुड़ वाली बात मुझे थोड़ी कम आई, क्योंकि नटराजन को पहली नजर में ही वो अच्छी लगी थी, पहली नजर में उसे प्यार हो गया था। वो तो जब उसकी तरफ से ना हुई, विजी की तरफ से, तो वो फिर मुखी की तरफ आगे बढ़ा है। नहीं पर वो ये ना कि जैसे विजी भी है तो पहली बार में उसको मना कर देती, रोकती है, लेकिन है उसने रोक दिया, उसने रोक दिया। नटराजन तो उसका क्लियर था बिल्कुल विजी की तरफ, और विजी मनीष की तरफ पूरी क्लियर थी, वो तो एंड तक पूरी क्लियर थी। नहीं मुझे ऐसा लगता है जो जो खो रहा है उसके प्रति उनके मन में आकर्षण जाग रहा है यूं। और कई जगह पे ये कंफ्यूजन भी लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि जैसे ही वो हाँ। पहुंचती है वो मैक्सिको चला हाँ। जाता है, तो वो कब समय बिताते हैं, मनीष कब वो तो- खाना बनाना सिखाता है, वो तो वो है थोड़ा ना, सा आया है ना, आया आया। बीच में आया है, वो, बीच हाँ। में आया इस बारे में ना। इसका वही वो बड़ा लोग रोल है। वही मनीष के साथ टाइम स्पेंडिंग इससे का काम वाला। समझ में आया कि नटराजन उनको समय दे देता था एक दूसरे को वो बात वहाँ करने छत के पे बैठता था। लिए, कहीं दूसरी जगह नहीं जाने के बाद उनके पास पैसे पैसे नहीं नहीं होते होते थे। वो तो एक दोनों दो हाथ इवेंट में ऐसे बियर बताएं। पीते थे। कहानी बीच बीच में फ्लैशबैक में चलती है फ्लैशबैक में चलती है। हाँ मतलब तो एग्जैक्ट हाँ वो जो स्विच ऑन है ना वो उसमें तब कहानी को आप पूरा एक एक अक्षर नहीं पढ़ेंगे तब तक उसको हाँ, नहीं नहीं लगेगा। तो ये क्या है आपकी बात का जो मैंने कहा था कि क्लासिक स्टोरी की खूबी ये होती है हाँ। कि उसकी रिकॉल वैल्यू 100 साल बाद 100 भी साल होती बाद है। होती है। पर आप जिस चीज की बात कह रहे हैं ना कि अपनी ओरिजिनलिटी को खो के हम सब एक रंग में हो जाए, उसकी रिकॉल वैल्यू बहुत छोटे आयतन में होती है। कोई भी चीज आज कोई अच्छा सिनेमा बनेगा, हो सकता है वो नहीं भी चलेगा, लेकिन 50 साल बाद फिर से उसको देखा जाएगा। तो कोई भी चीज होती है, आर्ट फॉर्म भी होता है। तो ये ऐसी स्टोरी है कि आप मतलब मोबाइल चलाते हुए या कुछ और चार काम करते हुए आजकल हमको सारी चीजें करने की आदत है ना, वो ब्रेक करके इसको पढ़ना पड़ेगा। ये तो बहुत बारीकी से हाँ, पढ़ना बारीकी से होता है। पढ़ना पड़ता है। हाँ, तो ये इटसेल्फ ही पहचान है कि वो लिटरेचर का हम कुछ पढ़ रहे हैं। वो जो आप कह रहे हैं ना वाक्य टूट रहे हैं, वो ऐसा नहीं। लिटरेचर, अब लिटरेचर में जो होता है कि लिटरेचर की खूबसूरती ऐसी होती है कि लिटरेचर को वो लोग और अच्छे से नई दुनिया रंग भरते हैं जो लिटरेचर के ना होकर लिटरेचर को ब्रेक करके वापस री इन्वेंट हाँ। करते हैं लिटरेचर को। कई लोग वही तो हाँ। लिखने का, जैसे अभी वो सैंड ऑफ टूम जो लिखी हुई है उसके भी शब्दों का विन्यास पूरा जैसे अलग अभी तरह बहुत का से होता है। ऑथर्स हाँ, यंगस्टर जो है वो चेतन लिखते भगत हैं, है, youngster रविंदर नहीं, सर, अच्छे ये writer सब हैं। इंजीनियरिंग हाँ, उससे अलग इन्होंने तरीके भी उसको लिखने में लिटरेचर को तो बाद में अपनाया है। उनके साथ क्या खूबसूरती पता है कि उनके पास कोई परिपाटी नहीं है कि पहले इसको पढ़ना चाहिए, इसको देखना बस वही चाहिए, इसको चीज़। जानना चाहिए। तो वो अपनी दुनिया खोजेगा, तो खोजते खोजते क्या है कि उसमें कुछ नया हो जाएगा। ये उसमें बात होती फ्रेशनेस है। होती है। हाँ, कई बार हो सकता है कि आपने एक तरीके से पढ़ा, तो कई बार जो हमारा होता है जो BA MA की बात होती है उसमें एक सिलेबस आधारित पढ़ते हैं, बस। तो आपकी सोच एक प्रोग्राम आधारित हाँ, हो हो जाती है कि आप एक आयतन में या खांचे में चीजों को देख रहे हैं। और उस बहुत लोगों ने मुझे कहा कि लिटरेचर को ज्यादा अच्छा वो समझते हैं जो लिटरेचर के नहीं होते हैं, और ये बात आप भी बेहतर जानते हैं। अब अरविंद जैसे भी सुन लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। नमस्कार साथियों, मैंने इस कहानी को इस तरह से पढ़ा और समझने की कोशिश की है। थोड़ा सा मैं अनिमेश जी हमेशा बहुत अच्छी तरीके से ये कहानी का सार से बताते हैं, आज भी बताया, लेकिन मैं इसको एक बार पुनः मेरे हिसाब से कैसे समझा है कि इसमें 4 कैरेक्टर हैं, तो 2 पुरुष और 2 महिलाएं, 2 स्त्रियां। मनीष जो एक ऐसा पुरुष है जो डॉन जुआन या कैसा ना हो चाहिए, एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, जबकि नटराजन एक बहुत सुलझा हुआ, हेल्पफुल, काइंड हार्टेड और जिम्मेदार, उसके ठीक विपरीत, मनीष के विपरीत एक व्यक्तित्व है। विधि हमें, जैसा आप सब लोगों ने देखा कि वो हमारे कोई भारतीय स्त्री का एक प्रतीकात्मक चित्रण लगती है,
और मुखी एक उसके ठीक विपरीत एक दूसरा एक प्रकार की महिला कि जो कि जिस प्रकार से विजय कमिटमेंट में बिलीव करती है उसका ऐसा कोई बिलीव नहीं है। वो अपनी कन्वीनियंस और अपनी मोमेंटरी जो पसंद नापसंद के आधार पर या अपनी सुविधा के आधार पर वो अपने संबंध बदल सकती है। ये चार हमें इसमें कैरेक्टर दिखाई देते हैं। इसके बाद जब मैंने कहानी को समझने की कोशिश की तो मुझे ये लगा कि उषा प्रियंवदा ने ये मैंने अपने आप को पूछा, जैसे मैंने दूसरी कहानी में कहा कि उषा प्रियंवदा ने ये कहानी क्यों लिखी हो। तो मुझे ये लगा कि ये जो संकेत हम लोग पकड़ रहे हैं कि छोटी मछली बड़ी मछली को निकल जाती है और ये लेखिका ने स्वयं एक संकेत दिया है, तो ऐसे मौके पर मैं थोड़ा सावधान हो जाता हूँ कि कोई लेखक या लेखिका ऐसा संकेत क्यों देगी। वो ये प्रमाणित एक प्रयास है कि आप मेरी कहानी को दृष्टि से समझो और हम लोग उसके ट्रैक में एक तरह से आ जाए। वो कोई गलत उसका इंटरप्रिटेशन नहीं है कहानी का, वो इंटरप्रिटेशन लेखिका खुद चाहती कि हम उसको इस तरह से इंटरप्रेट करें कि ये एक जिस तरह से जंगल राज है कि वहाँ शक्तिशाली ही जीतेगा, तो समुद्र का भी एक नियम है कि वो बड़ी मछली है। तो ऐसे एक सर्वमान्य मुहावरे या कहावत को पकड़कर, एक सर्वमान्य विचार को पकड़कर उषा प्रियंवदा एक कहानी की रचना करे और वो राजेंद्र यादव की निगाहों पे गुजरे और उस पर इतनी चर्चा हो, मुझे नहीं लगता कि ये एक इतनी साधारण बात। This is something else. तो something else क्या है, मुझे ये लगता है उषा प्रियंवदा ने ये जो संकेत भरमाने के लिए पाठकों के सामने रखा है इंसान, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो वो ये जो कहानी है बेसिकली पुरुषवादी सोच की कहानी, और दूसरे वो इस कहानी को लिख रही है वो अपने आप को बचाना चाहता है, क्योंकि एक स्त्री लेखिका होकर एक पुरुषवादी सोच की कहानी लिखी है। पुरुषवादी सोच का मतलब मछलियां का मैं यहाँ लगाता हूं स्त्रियां, मछलियां मतलब स्त्रियां। अंग्रेजी में इसको फिश नहीं कहूंगा मैं, फीमेल या फेमाइन। अंग्रेजी में भी फिशिंग होता है ना? नहीं होता है फिशिंग, लेकिन यहाँ इसका मतलब फीमेल कहानी का। वो कैसे, अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ूंगा। वो ये कह रही है कि स्त्रियां आप किसी भी परिवेश में डाल दो वो स्त्रियां ही रहेगी, वो उनकी मानसिकता चेंज नहीं होगी। कैसे चेंज नहीं होगी? मैं उस कंक्लूजन से थोड़ा अलग हटके विचार कर रहा हूं। ये कहानी प्रेमचंद की उत्तरन से प्रेरित है। स्त्री के लिए अगर सबसे कोई त्याज्य वस्तु है तो उसको अपने एकाधिकार क्षेत्र में किसी का प्रवेश होना गंवारा नहीं। वो अपने जीवन में कभी भी किसी सेकंड हैंड चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। उत्तरण कहानी आप सबने पढ़ी होगी और ध्यान में भी होगा कि दो लड़कियों की कहानी है। एक जमींदार की बेटी है, एक उसके घर में काम करने वाली की बेटी है। दोनों एक हम उम्र हैं, दोनों सहेलियां हैं, दोनों साथ साथ बड़ी होती हैं। दोनों का पालन पोषण बहुत अच्छे प्रेम से होता है। केवल एक ही बात है कि वो जो गरीब लड़की है उसको कपड़े हमेशा उसके उतरे हुए हैं, उस अमीर जमींदार की बेटी के। वो उसके लिए मन में उसके एक बड़ी भारी प्यास है। और जब युवावस्था में ऐसा मौका आता है कि उसका मंगेतर उसके घर आता है थोड़े दिन के लिए रहने के लिए, तो ऐसे वातावरण बनता है, ऐसा माहौल बनता है कि वो उसकी नौकरानी की बेटी की तरफ आकर्षित हो जाता है। और जब उसकी शादी होती है जमींदार की बेटी की, तो वो उसको कहती है कि तुम मेरी उत्तरण पहन रही हो। तो इसमें उषा प्रियंवदा ने ये कहा है कि इसमें
एक तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें कहीं कोई भी नारी अबला नारी नहीं है। इसमें इस पर्टिकुलर इस कहानी में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नारी अबला नहीं होती, अबला होती होगी। इस कहानी में कोई नारी अबला नहीं, यहाँ तक कि विजी भी अबला नहीं। विजी ने निर्णय लिया है अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का, और उसने निर्णय लिया है कि मैं अमेरिका जाऊंगी, और उसके लिए अपनी माँ के गहने तक बेच के वो अमेरिका, तो वो किसी भी मेरी दृष्टि में वो अबला नहीं, वो पूरी तरह से निर्णय लेने में सक्षम है। लेकिन उसमें हाँ एक चीज जिसको अपन सबने आपने भी रेखांकित किया, जिससे मैं भी सहमत हूँ, कि वो कमिटेड रिलेशन में बिलीव कर, जबकि अमेरिका के सो कॉल्ड खुले स्वतंत्र वातावरण में वो मुखी का जो व्यक्तित्व है वो एक उसको उस मानसिकता का प्रतीक है, जो कि एक स्वच्छंदता या खुलेपन का, जब फेसबुक जैसे आरंभ हुआ था तो वैसे तो वो फेसबुक है, ये पता ही नहीं वो लड़की है या लड़का है या कौन है, लेकिन जब आप देखते थे कि रिलेशनशिप का जो कॉलम है उसमें मैरिड आता था, उसमें एंगेज आता, उसमें कमिटेड आता, और एक आता कॉम्प्लिकेटेड। तो ये जो इनकी जो रिलेशनशिप है विधि की और नटराजन की, इसको मैं कॉम्प्लिकेटेड उस श्रेणी में रखता हूँ, इसलिए कि वो प्रथम दृष्टिया प्यार होते हुए भी वो प्रकट नहीं करता, वो उस प्रेम की गहराई को पहचानते हुए भी अपने कमिटमेंट के कारण वो उसे स्वीकार नहीं कर पा रही, और उसके मन में जो सबसे बड़ी पीड़ा है वो ये है कि ये मुखी नयनतारा मुखर्जी अपने धनाढ़ी वर्ग के होने के कारण, अपने अभिजात्य के कारण, अपने सोफिस्टिकेशन के कारण मेरी उस हर चीज को हड़प रही। तो अब उसके पास उसकी बातों का जवाब देने के लिए एकमात्र एक ही चारा और विकल्प बचता है कि वो उसको ये एहसास दिलाए कि तुम मेरी उत्तरायण पहन दो। तो उषा प्रियंवदा इसमें जो पुरुष पात्र है वो तो उनको तो आप पर ये थोड़ी सा चरित्र चित्रण तक सीमित रख लें, उनका कोई बेसिकली ये महिलाओं की था, स्त्रियों की था, इसलिए ये सब भी मत। उषा प्रियंवदा ये कहना चाहती है स्त्री अबला हो सबला हो, इसी परिवेश में हो, हिंदुस्तान में हो, अमेरिका में हो, बंधे हुए वातावरण में हो, स्वच्छंद समुद्र में हो, स्त्रियां स्त्रियां रहती है, उनका बदला लेने का अपना तरीका है, और वो किसी भी परिवेश में है तो वो उसी तरह से व्यवहार करती है। जैसे प्रेमचंद की पुराने परिवेश में, जमींदार परिवेश में वो व्यवहार किया था, ये अमेरिका की हाई फाई सोसाइटी में सेम व्यवहार किया। मछलियां मछलियां हैं, महिलाएं महिलाएं हैं। मैं समझता हूँ कि जो आपने बताया है और जो भी बात आई है, दो बातें हमें समझना है। एक तो 60 दशक में कहानी लिखी गई है, और उस समय जो हमारे यहाँ, आप ठीक है प्रेमचंद की कहानी का आपने उल्लेख किया है, लेकिन फिर भी आप सारी कहानियों को देखिए, उस समय सारे परिदृश्य में एक ऐसी स्त्री का रूप छाया हुआ है या ऐसी स्त्री का चित्रण छाया हुआ है जो समर्पित है और त्याग में है और सब कुछ, कोई प्रतिशोध से और इन चीजों में कोई लेना देना नहीं है, और वो मतलब ही कर देती है। लेकिन उषा प्रियंवदा अपने समय से आगे देखती है और वो बताती है कि ऐसा नहीं है, वो एक कंडीशनिंग करके जो आप महिमा मंडित कर देते हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि भारतीय संस्कृति के नाम पर उसका एक लॉयल बना रहता है कि नहीं मनीष ही करनी है ये बात है। लेकिन वास्तव में यदि परिवेश बदलता है तो चेंज, एकदम चेंज भले नहीं आएगा उसमें, लेकिन आएगा। तो यहाँ पर वो स्त्री दिखती है वास्तव में, नहीं तो आपने उसको महिमा मंडित करके देवी बना रखा है। एक यहाँ भी ये भी इस कहानी का ये भी है, वो कहते हैं कि ये देवत्व का गुण आपने महिलाओं पर थोप दिया है, ये थोपा गया है, आरोपित है। वास्तविक वो भी मनुष्य है और परिवेश का और बाकी चीजों का उस पर भी असर पड़ता है, वो भी प्रतिशोध ले सकती है। वो कोई समर्पित, वो जो ममतामयी और मतलब कि जो आप बड़े बड़े गुणों की बात करते हैं वो ऐसा नहीं है। तो उषा प्रियंवदा अपने युग से बहुत आगे देख रही है,
और इस मामले जब आप ये कह रहे उषा प्रेमदा की वो कमियां गिना रहे थे, वो आज की तारीख में हम कहानी पढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी से समझ में आ रही है। 60 के दशक में लिखी होगी तो कहानी को समझना बड़ा मुश्किल कहानी बन गया। आप सोचिए, तो भाषा में भी और उसके लेखन में भी और बातों में भी मतलब कि बिल्कुल बहुत ही एडवांसमेंट झलकता है उषा प्रेमदा के इस बात में। और मैं समझता हूँ कि जब आपने कहा कि राजेंद्र यादव ने इस कहानी को समझा, तो इसीलिए राजेंद्र यादव ने लिया कि बहुत आगे की कहानी उषा प्रेमदा कह रही है यहाँ पर, जबकि बाकी उस समय के दौर में आप कहानियां पढ़ें मोटे तौर पर तो आप देखेंगे कि चाहे वो जयेंद्र कुमार लिख रहे हैं, चाहे यशपाल लिख रहे हैं, चाहे दूसरे लिख रहे हैं, वो उसका देवत्व का वर्णन नारी के है, लेकिन यहाँ पर जो उसकी वास्तविक स्वरूप है मनुष्य के रूप में जो होना चाहिए। और हम सब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो एक्चुअल में यही है कि वो उसको उस पर आरोपित करने की आवश्यकता नहीं है, उसको देवी बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो जैसी है, एक मनुष्य में कमियां भी होती है, विशेषता भी होती है, परिस्थितियों के अनुसार देखती है, तो सारी चीजें उसमें होती है। इस कहानी में भी उसी तरह से लिया गया है, बिल्कुल लेवल प्लेइंग ज्यादा दिया गया है इसमें। और यहाँ पर जब विजी बदलती है कि देखती है कि वो बिल्कुल त्याग में भी बन सकती थी, ट्रेडिशनल कहानीकार होती तो उसको त्याग में ही बना करके कि चलो जो हुआ मेरे नसीब में यही था, जो मुझे मिल गया वो नहीं, इस बात को पसंद नहीं, उसको लगता है कि सबक सिखाना चाहिए, उसको भी बताना चाहिए। तो कहानी केवल एक स्तरीय नहीं है, बहुस्तरीय कहानी है जो इस प्रियमदा अपनी इस कहानी से मतलब कि दर्शित करती है। और निश्चित रूप से इसकी जो पहली कहानी आप पढ़िए उषा प्रियमदा के तुलना में ये बहुत आगे की कहानी मतलब कि बहुत कहती है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर पुरुष, बिल्कुल ये सही बात है कि कहानी स्त्री की है, बिल्कुल पुरुष की कहानी नहीं है। पुरुष इसमें पात्र हैं दोनों, लेकिन वो अपने अपने तरीके से वो उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, आगे गतिशील बनाते हैं उस कहानी को। वास्तव में स्त्री बनाकर मैं समझता हूँ उषा प्रियमदा पेश कर रही है, और ये बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि बहुत ही उनका सबल पक्ष है और बहुत ही जबरदस्त पक्ष है कि वो इतना आगे देख सकी कि आने वाले समय में मतलब कि ये इस तरह की चीजें बदलेगी, और वो अब जो अब तक चली आ रही है उसमें बदलाव होगा। उस बदलाव को इतना जल्दी भाप जाना या उनके समय में जो भी थोड़ा बहुत ही रहा होगा उसका प्रभाव, उसको कैच कर लेना, ये बहुत बड़ा गुण है किसी कहानीकार का, उसने उसको समझा और अब वो हमारे सामने उन्होंने इस कहानी को नहीं, वो आपका कहना सही है, लेकिन आगे की कहानी है, बहुत आगे की सोच है। लेकिन उषा प्रेमदा ये कह रही है, मेरे हिसाब से आपने उस पर टिप्पणी नहीं की कि स्त्री 100 साल पहले जो थी वो आज भी उसकी मानसिकता न हिंदुस्तान में बदली न अमेरिका में बदली। यदि वो वैसी होती ना सर, एक बात इसलिए मैंने ये कहा कि उषा प्रेमदा ने ये एक पुरुष पर भी सोच की दृष्टि से कहा और अपने प्रोटेक्शन में एक झूठा इशारा फेंक दिया कि इसको बड़ी मछली छोटी मछली समझ लो, जबकि वो कहना ये चाह रही है कि स्त्रियां कोई समय सापेक्ष नहीं है, समय निरपेक्ष है, स्त्री है। मैं इस चीज से एग्री नहीं करती। यहाँ मतलब बताया है कि जो चीज अपने आप को आज के एस्पेक्ट से भी देखे, कई लोग ऐसे डिप्रेस भी हो जाते हैं, अकेले कैसे रहेंगे, तो परिस्थिति के अनुसार स्त्री अपना अकेले भी निर्वाह कर सकती है। इसमें ये भी दिखाया है परिस्थितियां कितनी, एक वो जब आती है और कहानी शुरू सगाई से हुई, सगाई पे खत्म की, कहीं ना कहीं मूल्यों की भी बात की गई कि आजकल मूल्य कहाँ गए, वैल्यूज भी आजकल खत्म हो गई है। क्योंकि आज आप देखिए अपने घर में भी अब बच्चे नमस्ते या पैर छूना, अपनी संस्कृति कितनी दूर हो रही है और परिस्थितियां कितनी बदलती है और उसके साथ व्यवहार में चेंजेस भी आते हैं। मूल्य खत्म नहीं होते हैं, मूल्य नए बनते नए, पर कुछ चीजें परिवर्तन तो हो ही जाता है। इंटरनल थॉट जो होता है ना, एक्चुअल में जो आप कहना चाहते हैं उसका मतलब है कि अब मूल्य बदल गए। अब आजकल जैसे कई जने होते हैं, अगर कुछ हो भी गया ना तो जैसे बदले की भावना, जैसे अपन सो कॉल्ड एकता के और सीरियल देखते हैं उसमें बदले की भावना और यही सब दिखाते हैं। एंडिंग स्टार्टिंग भी सगाई से, एंडिंग भी सगाई से। अगर जैसे मुक्की का यहाँ कैरेक्टर दिखाया वो बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत खुले विचार, तो अगर विजय आके अपना कुछ कहती ना तो वो सोचती एकदम से है ना, वो एक मिनट हाँ, तो इसीलिए मुक्की कहाँ है, वो जो अपने को करेक्टर लेके वो एंडिंग में वो उसके साथ अनफेथफुलनेस की है तो अंगूठी निकाल फेंक, वो कहाँ खुले विचारों की हुई नहीं, वो तो वही ट्रेडिशनल है। अब नहीं तो वही सोचे
देखिए कोई भी स्त्री चाहे पश्चिम की भी है अनफेथफुलनेस को कोई पसंद नहीं करता है, करेगी। मतलब कि आप कह करके उसको मैं तो कह रहा हूँ स्त्री है, उतरन नहीं पहनेगी, उतरन वाली कोई नहीं कह रहा हूं, पर यहाँ पर अभी जो सोच अभी के टाइम का बता रहे हैं ना बदल गई है, तो वो चीज है कि आज जरूरत है कि पहले आप बैठ के बात करो, जैसे नटराजन लास्ट में कहता मेरी भी सुन लो एक बार, वो चीज। पर पहला रिएक्शन तो वही रहेगा ना, पहला रिएक्शन वो रिएक्शन तो रहेगा, लेकिन वही स्त्री वाला फिर भी यहाँ पे यही है आप ना, उसको कैसे जस्टिफाई करती हैं बताओ आप। मतलब अगर आज के एस्पेक्ट से देखें कहानी को, जैसे सब कह रहे हैं उन्होंने आगे की सोच को लेके लिखा है, तो अभी काफी चीजें बदली है। कई लोग एकदम से रिश्ता नहीं खत्म करते, फर्क नहीं पड़ता तीसरा बंदा क्या कह रहा है मैं आके, पहले आज मैंने 2 दिन बचे हैं शादी को, मैं एकदम से कैसे अंगूठी निकाल के फेंक दूंगी, सारी तैयारी कर ली मैंने, अपना घर सजा दिया। वो ग्रांटेड है कि अगर है तो है उससे रिलेशन। वो आजकल अब आप अभी की बात करिए, मैरिटल अफेयर्स को मान्यता दे दी अपन के कोर्ट ने, इतनी चीजें चेंज हो रही है। अगर आज के एस्पेक्ट से देखिए, अपन आज के उसकी बात नहीं कर रहे, अपन कहानी को और कहानी जैसे वहां का कल्चर दिखा है, वहां तो जैसे अमेरिका पहले से ही कितना आगे है, तो उनको लाइट लेना चाहिए। जिस तरीके से मुक्की का कैरेक्टर स्टार्टिंग से दिखा रहे, सोफिस्टिकेटेड, ये वहां ही रहने वाली, जॉब करने वाली, एक अपने अकेले घर में रह रही है, तो वो चीज सब कुछ दिखा रहे, तो उसको मतलब इतना नहीं लेना चाहिए था कि हालांकि लेकिन उसने वो सिर्फ बाहरी क्या पकड़ दिखाया, है, सिर्फ यही उसकी दिखाया ना कि मानसिकता उसने उसको वही पैसे है। डॉलर मैं दिए, ये जो बात कर रहा हूं, जो कल्चर से जो एक अपने कल्चर से जो सीख जाते हैं ना, वो चीज रहती है। देखिए ये कहानीकार ने आप पर छोड़ दिया, यानी पाठकों पर छोड़ दिया है हाँ, कि आप कि क्या जो समझ कहती क्या है, मानते नहीं वो कहती है कि डॉक्टर और वो पैसे का सबूत देती है, जो कि वास्तव में वो नहीं हाँ, वो है। नहीं लेकिन है। प्रथम दृष्टया तो उसको यही मानना पड़ेगा ना, जो परिस्थितियां यही बयान कर रही है कि भाई उसके नटराजन से संबंध हो गए हैं, तो इसलिए वो करती है। तो नेचुरली जब नटराजन से संबंध हो गए तो नेचुरली उसे सगाई कैसे करेगी, ये सोचने वाली बात है, ये तो स्वाभाविक बात है। संबंध नहीं बताया उसने, सिर्फ हेल्प बताई कि मेरी हेल्प नहीं यही तो बात है ना, कहानी को मैंने बारीक से पढ़ जाएगी, हाँ वो बोलती है, लेकिन उसको काउंटर करने की यहाँ कोई बात नहीं आती है, वो इन्वेस्टिगेट करना या करना वो आप पाठकों पर छोड़ देते मेरा साधा मुक्की की मानसिकता पारंपरिक है या ये देखिए सर, मुक्की की मानसिकता आधुनिकता उन्मुखी है, आधुनिकता उन्मुखी है। कैसे आप देखिए कि वो बिल्कुल होती तो वो नहीं, स्वीकार कर क्यों? सर जैसे मैं क्यों? वो पहली बार जब उसके- कहता है, वो उसको ये पूछती मालूम है करने का उससे, तो संबंध क्या है, तुम कहाँ उसको थे, लगता है लैब उसके में साथ नहीं बातें थे? करेगी तो वो क्यों स्वीकार करेगी? और देखिए आप उसमें आधुनिक देखिए। होने का मतलब केवल यह नहीं होता है कि अगर किसी से उसके संबंध हैं भी तो मैंने Accept शादी कर नहीं लूं, हाँ। accept नहीं कर लूं। एक बात देखिए, कोई जिसको जिस क्षण मालूम पड़ता है कि ऑलरेडी किसी पुरुष नहीं, कम से कम वो हाँ, पता तो वो लगा उसको कि छोड़ सच्चाई देंगे का। कि हाँ, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो सच्चाई का आधुनिक पता है तो या लगा परंपरा, हाँ हाँ इस चीज से फर्क नहीं भाई, पड़ता, फर्क नहीं नटराजन पड़ता जैसे कि वो व्यक्ति आधुनिक है या को नहीं है। एकदम से डिसाइड कर लेना, कम से कम उसको पता लगाना चाहिए था सच्चाई क्या है। वो कहानी पाठकों पर छोड़ दिया ना उसने, वो पाठकों पर छोड़ दिया। वही क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है। नेचुरली पाठक पर हाँ, एक क्वेश्चन मार्क रह गया है कहानी में। एंड में ये है कि वो उसे विश्वास है कि मुक्की उसकी बात सुनेगी, ये आया ना एंड में। हाँ वो पाठकों पर हाँ, वो छोड़ छोड़ दिया। दिया क्वेश्चन ओपन मार्क। ओपन एंडेड कहानी है, आप इस पर जितना चाहे आपकी डिबेट कर बात सकते तो वो हैं। सही है कि मनुष्य की जो ग्रीड होती है और जो उसकी जो सुरक्षा घेरे में जाने की जो औरत की प्रवृत्ति और प्रकृति होती है, उसको तो हाईलाइट किया भी है। पर क्या है कि वो डॉक्टर के पास जाके आना और $1500 देना, हाँ, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चला गया। और वो पश्चिम की एक महिला या युवती के लिए भी क्या मुझे लगता है कि इतना आसानी से एक्सेप्ट करने की वाली बात नहीं होगी। अनफेथफुलनेस की जो बात है, एडल्ट्री की जो बात है, और वो भी 1960 में। हाँ नहीं, नहीं, 1960 आज कोई आज भी की बात नहीं। आज भी कोई पश्चिम की औरत भी अब उसको पता लग जाए कि भाई ये अनफेथफुल है, उसको स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, नहीं करेगी। वो तो एक लेकिन आधुनिक तो वो है, हाँ, क्योंकि वो जो उसको वो कैलकुलेटिव भी है, आधुनिक का कैलकुलेटिव भी है। उसको लगता है कि मनीष के बजाय जो है नटराजन के साथ शादी बेटर रहेगा। उसका प्रेमका का यही तो मकसद है। मतलब वो इतनी कैलकुलेटिव है, व्यवहारिक भी है, हाँ। उसके बाद भी जैसे उसे पता लगता है वो आधुनिक का चाहे छद्म किसी आधुनिक। भी नहीं, कंट्री सब में मानते रहो, हैं। अनफेथफुलनेस, अविश्वास हाँ, स्वीकार नहीं होगा। छद्म ये आधुनिक चीज का है। नहीं तो आधुनिकता का मतलब थोड़ी कि आप अनफेथफुल को स्वीकार हाँ, करें। वो तो स्वीकार ये नहीं आधुनिकता नहीं है सर, नहीं। ये आधुनिकता नहीं है। मैं भी स्वीकार वही कह करने रही का हूँ नहीं ना, कह रहा ये हूँ। सर जैसे आधुनिकता तो झलकती है, जैसे एक
एक जगह पे जब नटराजन को पूछती है मुक्की कि आप कहाँ थे, तो वो कहता है मैं कॉफी पी रहा था उसके साथ, विजय विश्वास के रखती है साथ। ना? तो वो विश्वास रखती है, वहां पे अपना विश्वास नहीं खोती है वो। बार बार लेकिन मिलता है, हाँ, उसको पता है कि वो कहाँ बैठा होगा, कहाँ वो उसको मालूम और है ये कि तो नहीं। शुरू से मुक्की को पता है कि विजय अच्छा, अब को वही अब लेके आप आया ये है। कह रहे हो, अब आप बताओ फिर इस विचार के साथ मुक्की को क्या अधिकार था कि वो मनीष को हटे, उसको क्या अधिकार था कि उसका नटराजन को भी छीन ले? बताओ इसका जवाब। नहीं, यहाँ पर यहाँ पर पे कभी है ना विजय ने ये स्वीकार थोड़ी किया कि वो है ना नटराजन के लिए उसके नहीं, विचार है। उसको मालूम है मुक्की को डायलॉग वो बात कर रहे हैं आपस में कि तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं उसको चुनती, वहां पे ये नहीं मुक्की नोज की ये दोनों एट्रैक्टेड है एक दूसरे से। अट्रैक्टेड है, लेकिन मनीष उसे ठुकरा देता है। मनीष कहता है कि मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। देखिए इसमें आता है बात है, मनीष की बात आई है, ऐसी बात नहीं है। मनीष तो अपने स्वभाव से ही वो हाँ, देखता है। नहीं, आज लेकिन दूजा और कल दूजा, उसका वो वाला हिसाब है। नयन तारा को देखने के बाद, मुखी को देखने के बाद मनीष के मन से हाँ, तो चाहे उसकी रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए। नयन तारा अकेली नहीं सर रेस्पॉन्सिबल। क्यों मनीष उसने क्या responsible नहीं है। किया? प्राइमरी मनीष उसको वो है। प्राइमरी सोच नहीं सर बोला, आप किसी सेकंड लड़की को लेकर आप के- यहाँ आओ उसको। नहीं, तो यहाँ पे तो सर बात ये हो गई कि लेडीज में कमिटमेंट की इतनी भावना है और पुरुषों में है ही नहीं क्या? भाई आपकी सगाई हो चुकी है और सेकंड लड़की को देख करके आप बदल जाते हैं, तो ये मतलब लड़की थोड़ी ना है, लड़की की गलती लड़का ही है। कमिट तो यहाँ पे है ना, हाँ। लड़का हुआ ना सर, लड़की कैसे हुई? वो तो सब कुछ छोड़ के आ रही है उसको देखने। नयनतारा को सोचना चाहिए कि ये मेरा भी नहीं होगा। नहीं, सोचना चाहिए। मैं आप कह चुका हूँ, ये लड़कों मर्दों की कहानी है। वो लॉजिक देती है ना। इसको बाहर निकाल। पर मैं तो इस चीज को भी जस्टिफाई नहीं करती। वैसे तो कोई भी कहानी औरत ये स्त्री और सिर्फ है पुरुष ना, की ये अपनी- कहानी ना स्त्री ना पुरुष ऐसे ना देखे, ये परिस्थितियों की कहानी है कि परिस्थितियां कैसे बदलती है और परिस्थितियों के साथ मनुष्य भी बदलता है। ये हकीकत परिस्थिति है। के साथ नहीं, मैं परिस्थिति देखिए, पर वो मानसिकता नहीं बदली ना। नहीं मानसिकता कहाँ नहीं बदली, और क्या बदली है ना सर। हाँ बदली। मानसिकता बदली तभी तो वो अकेली चली गई भारत से, वरना जाने कौन देता उसको? ये बताइए, लड़ाई हो जाती समाज में। मानसिकता नहीं बदली, उसने बदला लेके गई है वो। और वो बदला वो चीज जो यहाँ बदले वाली भावना बताइए। मानसिकता इसको बदली कि वो प्यार और समर्पण देवी को बदल सकता वो नहीं बदली, वो चुपचाप चली जाती। हाँ, चुपचाप चली जाती। तो क्यों लिया? मानसिकता नहीं बदली, वो औरत ही है, बदला लेके गई। नहीं, पर- बदला लेके गई इसीलिए बदली है। हाँ। यदि बदला नहीं लेती तो वो देवी कहलाती कि देखो उसने छोड़ दिया उसने, जो कि हमारे परंपरागत रूप से यही है। अरे नहीं यार, कहाँ से बदला लेने की स्त्री की नहीं, जंजाल नहीं, बदलती है। हमारे यहाँ बहुत सारी कहानियां हैं। ऐसा नहीं हमारे यहाँ है, बहुत- अरे सुनिए सर, ऐसा नहीं है कि स्त्रियां लिखती है। महात्मा गांधी ने ये लिखा है कि रिलेशनशिप में पुरुष चाहे जो कर ले, अंतिम निर्णय औरत का होता है। वो जो चाहती हुई मतलब महात्मा गांधी सरला देवी से संबंध बनाते हैं, वो कुछ नहीं। सरला देवी की क्या करती है? उनको वो सरला देवी डिसाइड करती है कहाँ तक जाना है, क्या करना है, वो छोड़ देती है। नहीं, यहाँ मैं एग्री करती हूँ। यहाँ हाँ, मैं हाँ, सही हाँ, कहती हूँ। पर मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि मुकी ने क्या किया उसके साथ? मुकी ने विजय के साथ कुछ नहीं किया। अट्रैक्टिव होना कोई पाप नहीं है, अपने Attractive आप को वो नहीं, परफेक्ट वो बनाना हुआ। पाप मनीष हुआ, मनीष हुआ, वो नहीं हुई। और उसका सहमति है उसके attractive से। उसने छोड़ दिया, हाँ। नटराजन ने उसको प्रपोज किया, उसमें मुकी कहाँ दोषी है? बिल्कुल। मेरा तो पॉइंट ये है कि बिल्कुल। उससे रिवेंज और यहाँ पे ये भी तो दिखा है कि वो कमिटेड है लेडी, तो वो सोच रही है उसके बारे में। लेकिन यहाँ नटराजन भी जब उससे सगाई कर चुका है तो वो क्यों सोच रहा है विजय के बारे मौका भी में? दे रही है हाँ। कि तुम पसंद करती हो, भाई कह रहे देखो, वो बड़े वो भाई जैसा स्वाभाविक है। है, बड़े भाई जैसा कहते हैं। वो तो आप एक जगह रहते हो। वो स्वाभाविक है कि नटराजन ने पहली नजर में उसको देखा और उसको प्यार करता ही है और वो विजय का इंतजार भी करता है, बिल्कुल। लेकिन वो मना कर देती है, तब उसकी तरफ जाता जाता है। है। लेकिन जब उसे लगता है कि विजय मेरी तरफ खिंच रही है तो नेचुरल सी वापस बात चला है, जाता वो है। स्वाभाविक उधर चीज है। उधर। और अगर चाहते तो यहाँ पे उसका एक्सेप्टेशन फिर भी- कॉफी वाला मना भी हो सकता था, हाँ। तो वहीं सब खत्म हो जाता। और नहीं, फिर भी हाँ। उसमें टकराव होता है उसके विचारों तब में, फिर और वो भावनाओं भावना में। उसकी और परीक्षा उत्पन्न है होती कि है। विचारों और भावनाओं में टकराव हो रहा था, लेकिन वो अपने भावनाओं पर विचारों को तरजीह देता है और फिर उसके ऊपर शादी पे कायम रहता है वो अपनी। शादी पे तो रहता है, लेकिन भावनाओं पे भी कंट्रोल नहीं होता उसका। वो हर बार उसके ऑफर देने पे चला जाता है, ये भी दिखाया है। पैसों से मदद की है नटराजन, जहाँ तक नटराजन का सवाल नहीं, और क्या नौकरी दिलवाया है, ये सारा किया, बहुत हेल्पफुल किया उसके हेल्प उसके पास अपने लेके आए। सेट होती थी, उसको घुमाने हाँ, लेके गया है, उसको क्या सब बात किया है, करते ना उसको नटराजन सबने ने किया है। तो मुक्की को भी कभी टच नहीं किया है।
नहीं, यहाँ सवाल टच की नहीं है, यहाँ विचारों की और भावनाओं की, वो दोनों पे ही कंट्रोल नहीं करता है। अपने विचार में रहता है ना, शादी करनी है विचार से, दिमाग से तो ये करता है, लेकिन अपने दिल से वो दोषी नहीं मान रहे। हम दोषी तो किसी को नहीं मान रहे इसमें। नहीं नटराजन तो दोषी का सर यहाँ दोषी तो कोई नहीं माना। दोषी नहीं, नटराजन दोषी किसी कोई नहीं है। सिर्फ कहने का मतलब ये है कि विमेन नेवर चेंज। यहाँ विमेन का बदला हुआ रूप है, ये बदले में रूप दिखाया बदल रही है। वो बाहरी रूप बदला है, नहीं, वो विमल नहीं है। नहीं यहाँ पर्टिकुलर बात तो वो बदला नहीं लेती। अगर इंडियन वुमेन नहीं रहती तो वो बदलती नहीं, तो वो रो रहा के आ वो बदला नहीं लेती, वो बदला नहीं बदला यही उसका चाहिए ये चाहिए भी वो स्त्री है जो बताना चाहती है। तो मैन का तो एक वो तो कहते हैं ह्यूमन नेचर के मैन पार्ट इंडिया में तो है ही मैन पार्ट। अभी जो वर्तमान लेखिकाएं हैं उसमें दिव्या विजय जो है वो बहुत अच्छा लेखन कर रही हैं। उनकी पहली किताब अलगोजी की धुन पर और दूसरी किताब सगबग मन, दोनों में ही जो महिला पात्रों को उन्होंने लिखा है, जो लिख रही है, वो बहुत ही उम्दा है। तो आप लोगों ने पढ़ा हो, नहीं हो तो एक बार हमने नहीं पढ़े, उसकी कहानियां पढ़ी है, बहुत अच्छी है। आप उनकी जो बात करें उनकी भाषा मुझे आर्टिफिशियल लगती है। तो वो बाहर रह रही है, वो भी बाहर रह रही है। बाहर नहीं, बाहर तो अभी गई है 4 साल पहले। पर मैं वही कह रहा हूँ, मेरे को किसने रेकमेंड किया? मेरे को सत्यनारायण जी सर ने बोला कि तुम उसको पढ़ो, तो वही कह रहा हूँ नई भाषा। तो सर यहाँ पर जो बात आई है कि यदि वो बदलती नहीं, स्त्री के रूप में देवी के रूप में होती तो चुपचाप चली जाती, लेकिन यहाँ बदलती है और स्त्री है, ये जो आप कह रहे हैं ना वो स्वाभाविक रूप से मतलब कि यहाँ पर अब यहाँ स्त्री वो अकेली भी तो सर्वाइव कर रही है ना वहाँ पे। और वो यदि देवी बनी रहेगी तो एम्पावरमेंट नहीं होगी, वो स्त्री होगी तभी एम्पावरमेंट होगी। ये भी बात है, आप देवी बना करके उसको आप कमतर आंक रहे हो उसको। ये मैं समझता हूँ किसी स्त्री को देवी बनाते हो तो आप उनको पहलू भटक रहा है, आपको लग रहा है मतलब यहाँ की बात कह रही है ये कहानी, विजन के पहलू पर ही बात हो रही है। There is no internal evolution. यहाँ पे जैसे मैंने देखा है, उन्होंने बताया ना अपना आस्पेक्ट भी प्रवासी और एक परिस्थिति में कैसे बदलते हैं अपन, और एक स्त्री अकेले भी रह सकती है, मेन बात ये है। और यहाँ फाइनेंशियली तो सर सपोर्ट किया, लेकिन है ना वो 1 साल पतझड़ से पतझड़ दिखाए, पूरा 1 साल एक दिखा दिया है। तो 1 साल तक तो ये तो नहीं, नटराजन हर वक्त साथ रहा, वो लाइब्रेरी में भी जॉब की है उसने, तो वो चीज दिखाई है कि परिस्थितियां बदली और अब स्त्रियां बदल रही है और जरूरत भी आज के समाज की। अब पहले हमेशा क्या था, हर कहानी अपन कई बार पहले पढ़ते थे दुखियारी और यही सब दिखा था, वो नहीं दिखाया, एक अलग एस्पेक्ट से डिस्क्राइब किया। आज की नहीं, ये कहानी 60 की है, लेकिन जो आगे सोच का लेके लिखा है ना, तो आज भी जरूरत है। हाँ, लेकिन ये 60 की कहानी है और मतलब 70-80 तक भी हमें ऐसी कहानियां बहुत पढ़ने को नहीं मिलती, 90 के बाद मिलती है। 90 के बाद एक ऑथर कितना आगे तक देख कितना आगे तक देख ऑथर की सोच जो है, जो ये बोल रहे हैं कि या तो वो अपनी एक्सपीरियंस बता रही है, बाहर गई अब वो कुछ भी बता रही हो, भाई देखिए वो कुछ भी बता रही है, कहानी आपके सामने है। तो हमें लग रहा है जो समाज को लेके अपना दिखाया, 60 के दशक में 90 की बात कर रही है, 100 की, ये तो लग ही रहा है ना उसकी, क्योंकि वो आज अपने समाज के हिसाब से वो वहां गए होंगे, वहां की परिस्थितियां देख के अपने आगे का लिखा है, तो उनकी वो दूरदर्शिता झलकती है इसके अंदर। नहीं, और 60 वाली स्त्री वो नहीं स्टेप ले सकती थी यहाँ पे नहीं, लेकिन वहां का कल्चर था। प्रेमचंद की कहानी में कैसे हुआ? प्रेमचंद की कहानी में तो कैसे हुआ? अब बताओ क्या बात कर रहे हो? अंतरंग में तो हुआ है, तो मैंने भी कमाल कर रहे हो। वेरी मच लेखकों में अगर दूरदर्शिता नहीं होगी तो फिर क्या ही मजा आएगा। को पढ़े, वो रिवॉल्यूशनरी तो हमेशा रही है। अब आज अब मैं कह रही हूँ, अभी इसकी जो सीता है, उन्होंने सीता के दिखाई है, पराग की मछली हो, जोड़ की मछली हो, समुद्र में डाल दो मछली और जैसी मछली की कल्पना उन्होंने दिखाई, अगर ऐसी मछलियां सारी संसार की औरतें हो जाएं, अरे बाकी गजब आपने कहा कि संसार जब पुरोहित जी ये कहते हैं ना, जब ये कहते हैं ना कि मछलियां हैं, मैं ये कहता हूँ कि स्त्री है, वो उसको देवी बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ बस, उसका प्रियमदा का भी यही स्वर है कि उसको देवी बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको एक
जो आजकल तो हाँ। जैसे लिखा जा रहा है, अमीश ने जो सीता का लिखा वो एक देवी के रोल से नहीं, एक स्त्री के रोल से उन्होंने उसका कैरेक्टराइजेशन किया कि स्त्री को लेके क्या था, अग्नि परीक्षा उन्हें क्यों देनी, बहुत सारे कैरेक्टर। आजकल रावण जो लिखी हुई है उसका भी बहुत अच्छे एस्पेक्ट भी दिखा है रावण बुक में। तो अब आजकल सोच बदल रही है, उसी की जरूरत है। स्त्री को देवी समझने की जरूरत करो, वो स्त्री है। अब अपन किसी का भी कहते हैं देवी वाले क्वालिटी नहीं आ सकती है, वो उस समय की जरूरत थी, उस समय में थी वो चीज़। बंदिनी पिक्चर में जो नूतन का रोल है वो भी यही है, वो भी बढ़िया है। बंदिनी पिक्चर में हाँ, तो ये है ना जैसे फिश लव और फिश किस, फिश के सिनोनिम पर ही हम आएंगे। फिश लव यानी कि सेल्फिश लव, और फिश किस, दो फिश आपस में जब लड़ाई करती गुत्थम गुत्था तो उनके क्या लिप टकराते हैं, फिश किस, तो वो बहुत भयावह स्थिति होती है, एक मछली दूसरी मछली से टकराती है। और इसमें आप बल्कि एक पॉइंट और नोट करो, देवी की तो बात छोड़ दो, मुकी को हराने के लिए वो झूठ बोलती कि मेरे उसके फिजिकल हो गए। देखिए सर, उसको ये लगता है और देवी का वो तो राक्षस नहीं राक्षस नहीं, ये हम बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण बात है। उसे लगता है कि नयन तारा मुखर्जी के कारण से उसका वो संबंध टूटा, मनीष आकर्षण हुआ। झूठ क्यों बोल, सुनो मेरी, जो मैं देखिएगा ये कहानी ओपन एंडेड है, तो आप कोई भी उसका अर्थ निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये राक्षस हो गया आखिर में। कहानी ओपन एंडेड है, इसलिए आप अपने हिसाब से इसको आप कहानी का जो कर सकते हैं। जो ये है ना टाइटल, यही तो दर्शा रहा है। सुनो, मैं जो मेरी समझ में आया मैं वही तो बताऊंगा ना। तो मेरी समझ में आया कि ये इसको क्या नाम है इसका, बीजी को ये लगता है कि पहले तो वो मनीष से उसको छीना गया, मतलब कि मनीष छीना गया, छीन ली उससे जब उससे टकराए तो उसको लगा कि मैं तो ट्रेडिशनल हूँ और वो सोफिस्टिकेटेड है, ये बताया। और मनीष से भी कहलवाया गया ये बात, आप देखिए कि वो सोफिस्टिकेटेड है, वो ऐसी लड़की को, हाँ मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करना, तो वो नयन तारा को देख करके ही वो ऐसा फैसला लेता है, नंबर 1। फिर आप देखें कि कालांतर में चल करके ये होता है कि वो अब उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसके मन में है कि जो ये नटराजन है उसके प्रति आकृष्ट है, और उनको पानी पिलाने क्या फायदा, जड़ की बात करो। सुनिए तो सही। तो पहली बात तो ये कि उसको पहला छीना, दूसरा देखता है कि अभी नटराजन पर भी डोरे डाल करके अपने जब उससे नहीं बना तो उसको लगता है कि हर चीज जो मेरे प्रति हो सकता है वो इससे छीन रही है, इसलिए उसने विधि झूठ क्यों बोलती है मुक्ति से कि मेरे उसके संबंध हो गए और मुझे डॉक्टर, वो झूठ है, वो क्यों बोलती है, क्यों बोला झूठ? क्योंकि उससे बदला लेना वो दोषी समझती है। तो वो इस सीमा तक गिर गई, देवी वाली कहाँ बात आ गई इसमें? हाँ, तो देवी देवी नहीं है वो, देवी के चित्रण से तो हटाने की बात की। हाँ। यहाँ पे एक चीज और है, चित्रण बनाने का मतलब ये है कि वो झूठ बोल रहा है। हाँ तो ठीक है, उसका देवी बनाओ मत ना, देवी के उसको लेके मत चलो। और यहाँ पे एक चीज और भी ये भी थी कि इन दोनों ने बैठ के कभी किसी तरह की कोई इनकी कन्वर्सेशन आगे ऐसी कुछ हुई नहीं, मुक्की और विजय की। उनके मन में जो दोनों के मन में जो भी रोज था वो रहा, उसी का लेके ये लास्ट में रिजल्ट ये आया, क्योंकि इनका कुछ दिखाया नहीं है, कभी बात की हो, कभी कुछ विचार इनके आपस में, विचारों से दोनों ही अलग नेचर की है। और नटराजन काफी बार उसके प्रति आकर्षित होता है, किचन में भी उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन दिखा है कि किचन छोटी इतनी थी कि वो अच्छी लग रही थी और नहीं लग रही थी। बहुत बार आकर्षित तो होता है, इतना सच तो बोल दिया बदले लेने। ये तो आप स्त्री होती है, तो यहाँ पे सर एक फेवर है सॉरी नहीं सर, इतना तो देखिए बदला लेने। सर एक बताओ, हमारे यहाँ एस्टेब्लिश्ड है कि राम धोखे से बाली को मारने से जो भी भगवान है, और स्त्री यहाँ बदला ले रही है तो आप उसको राक्षस नहीं बताते। हमारा ये बात बाली को धोखे से मारते हैं ना, ये तो बिल्कुल हम सब कहानी को पढ़ चुके हैं कि राम कैसे मारते हैं उसको, धोखे से मारते हैं, तो वो तो फिर भी भगवान है, हमारे पुरुष के फिर भी भगवान है। कृष्ण नहीं, कृष्ण जो है वो धोखे से सबको मारते हैं, वो भी भगवान है। और स्त्री यहाँ पर मान रहे तो वो आप उसको साहित्यकारी है जो भगवान राम से भी प्रश्न, वो अपनी फिर भी आप उसको राक्षस नहीं कहते, राक्षस नहीं, आप कृष्ण और राम को राक्षस नहीं कहते हैं। प्रश्न तो करता है, प्रश्न भगवान राम को राम तो मान लेते, उसने अपने पत्नी को भेज दिया, वो क्यों, वो नामतक है ना,
मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है वो। नहीं प्रश्न तो किया आपने, लेकिन तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी बताया, लेकिन दोहरे मापदंड नहीं वहां दोहरे मापदंड। जब हम पुरुष को मापते हैं दोहरे मापदंड से, सीता ने कहा फिर ऊपर से, हाँ। ठीक है, वो धरती में चली गई, जो भी हुआ वापस से एक्सेप्ट नहीं पर एक पत्नी के हिसाब से, एक पति के हिसाब से भी तो सोचना चाहिए था, वो नहीं सोचा। हाँ। तो यही तो कह रहे हैं कि समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, उसके अनुसार स्त्रियां बदल रही है। देखो ये जो स्त्रियां पिछली बदल जो नहीं रही है। कहानियां होती हैं, नहीं है सर, वही है वो हमेशा वही है, मतलब बारीक स्त्री स्त्री है। बदल रही है। इंटरनली जो थॉट है ना हाँ, वुमेन का, वो तो रहेगा, फेमिनिस्ट का, हाँ। वो हमेशा रहेगा, वही। चाहे अमेरिका में हो या चाहे इंडिया में हो, सेम ही और रहेगा। मेंस का मेंस का भी है इंटरनल। मैन का अगर मैन का भी तो ये मैंने शुरू में कह दिया था कि सेम पुरुष की कौन सोच की कहानी। वैसे यहाँ पुरुष और स्त्री को छोड़ दिया जाए तो भी एक आप मतलब आगे मानवीयता पीछे दिखे के ना, बताओ, तो ये किसी से जैसे अगर बाबा उसे कहानी है उसी में छीनी जाए तो बच्चे से अगर एक दो बार बच्चे छीनी को जाए, बार-बार आके तो वो पहले मन में जब आई जाएगा। जैसे हम पहले बचपन में पढ़ा करते थे ना कि साहित्य समाज का आईना होता है, तो ज्यादातर अब ये जो बट रामायण ना यहाँ पे महाभारत- ये भी तो है, जैसे विजी ने अपना इजहार भी तो नहीं किया था ना नटराजन के लिए, तो आप मुखी को आप है ना वो हाँ। नहीं दोषी कर सकते हो, क्योंकि उसने हाँ। कब कहा उसको तभी तो नटराजन को उसने- मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, वो तो हर वक्त मनीष को ये लेके था। महिलाओं का ईर्ष्या वाला गुण हो गया ना, ईर्ष्या वाला, वो ईर्ष्या और करते यहाँ हैं पे उससे। वो चीज तो है नहीं, उससे बदला सिर्फ अपना वो मनीष को छोड़े, वो अपने मन में ही बिठा लिया, कभी बिठा नटराजन लिया। को पूछा नहीं, वो तो ऑलरेडी जब शादी कर रहा है उससे तो उसको ये सोच सब लेना चाहिए था कि मुझे पसंद ही नहीं करता है भाई, वो एक मन में ही अपने मन में विचारों के साथ ही ट्रेडिशनल औरत है हाँ। तो वो जो उसकी मानसिकता वो बताई गई कि हाँ वो सोच रही है, बुन रही है अपनी चीजों और को। जबकि वो कभी भी खुद नटराजन के प्रति अट्रैक्ट नहीं होती, उसको ठीक है हेल्पफुल लगता है, सब कुछ होता है। लास्ट में भी तो ये दिखा है, आखिर वो एंड में मिलने तो मनीष से ही जाती है ना, फिर वो उसके मन में नटराजन का क्या था, वो एक अट्रैक्शन, वो भावनाओं में वो दुखी थी, उसको सपोर्ट मिल रहा था इसलिए वो देखा है। एज अ फ्रेंड, एज अ भाई बोला उसने। मुखी का तो यहाँ है ना, उसको दोष देना तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। वो मुखी और नटराजन मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा निर्दोष रहे हैं मुखी और बेचारी सजा बात उनको मिल रही है, क्योंकि जिसको हम शुरू से निर्दोष समझ रहे हैं या जिसको अबला कह रहे हैं वो ही लास्ट में पलटवार करके गई, और जबकि सारी कहानी को वही घुमा रही है। जैसे नटराजन उसको प्रपोज तभी तो विजयलक्ष्मी है। पहली बार अगर वो हाँ तभी तो बोले, विजयलक्ष्मी ये सब है। कुछ नहीं होता, पूरी कहानी को उसने घुमा दिया, लेकिन वो तब भी हाँ अनएक्सपेक्टेड। आप इसकी अपेक्षा नहीं कर सकते, पूरी कहानी को घुमा देगी। नहीं, अबला तो नहीं है, 60 के दशक अबला है, में सब अपने गहने नहीं, बेच दिखाया के है, बेच ये के कह रही है, मतलब वो सब विदेश समझ में गई है, अमेरिका गई है, नहीं वो इसलिए गई है क्योंकि सगाई हो चुकी जो भी है, एक आधार तो है उसके बाद। सगाई तो है, हो चुकी है, लेकिन लेकिन उसके बाद- अगेंस्ट तो है, हाँ। अगेंस्ट तो है ना, परिवार अगेंस्ट है। टीवी में तो जिसको होता हुआ और वो दिखाया ना, साधारण कहा गया है, साधारण 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 वो नहीं है, साधारण साधारण नहीं है, वो साधारण नहीं है। एकदम से उठ के चले जाना। उस जमाने के पर्सपेक्टिव और एक इतना अपना मतलब रो के मुझे वापस जाना है, वैसे नहीं है। 60s के जमाने में, हाँ, तो ये बहुत एडवांस। हाँ। एडवांस है। वहाँ अगर वो जा रही है तो वही ना, कुशल जी खुद का ही जो कैरेक्टर देखे ना, तो वो उस वक्त वो भी नहीं, तो वो- विदेशी के साथ शादी कर रही है, settle कर रही है। मतलब यहाँ पे यही दिखाया, अच्छा एकदम से करेक्टर दिखा के एकदम से वो करेक्टर क्या है वो तो बाद में ही पता चलता है ना, वो चीज दिखा दी कि एक आदमी में आप ये नहीं देख रहे कि अच्छा है, बुरा भी हो सकता है। क्योंकि ये तो हर इंसान के ना कोई नहीं। शेड्स होते हैं, पॉजिटिव और और negative होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। शेड्स होते हैं तो वो। फिर वो और मनुष्य है। मतलब इस अगर इस स्टोरी में देखे ना, हीरो भी वही है और विलन भी वो खुद ही है। और ये रंग होते हैं इतने सारे हाँ, रंग, मतलब हम एक स्त्री मनुष्य के बारे में कहानी मनुष्य पढ़ के बारे में कहानी ये पढ़ रहे हैं, बात- उसके रंग देख रहे हैं हम कैरेक्टर के, अलग अपनी अलग स्टोरी के हीरो और विलन हम खुद है, कोई चीज। और ये नजरिया है कि हम इसको गलत समझ रहे हैं, इसको सही समझ रहे हैं, आपका नजरिया कुछ है, मेरा नजरिया कुछ है। और वो जिसके साथ जो परिस्थिति होगी ना, उस अनुसार ही इस कहानी को लेगा। अगर कोई इस तरह का ग्रुप हो जिसके साथ कुछ लेडीज के साथ अगर ऐसा गलत हो रखा हो, देखिए तो उसको ओपन एंडेड कहानी होती है। नयनतारा को ही मानेंगे किसी तो। भी एक निष्कर्ष पर आप नहीं नहीं पहुंच पहुंच सकते। सकते, वो अनेक निष्कर्ष होते हाँ। हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए मैंने कोई अच्छे बुरे का लेबल किसी पे नहीं करा। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे, जनरल बात कर रहे हैं हम। एक general रीडर की केवल ये सोच कहा है कि स्वतंत्र होती है, वो अपने मानसिकता कैसे भी सोच कहीं सकता है। नहीं बदलेगी। अब वो अच्छी है बुरी है वो तय करते रहो। ऑथर ने अपनी चीज कर दी और रीडर अपने तरीके से सोचता है। हर रीडर का एक अपना रेस्पेक्ट होता है। हाँ। और हमने भी यही बात है कि ये मानसिकता बदलेगी नहीं बदलेगी की बात नहीं है, वो उसका दैवीकरण जो किया जाता है वो यहाँ खत्म कर दिया है वो इसलिए तो अभी तक और वो यही करना चाहती है, मैं समझता हूँ। और प्रैक्टिकल दुनिया में रहना जरूरी हाँ, है, वो नहीं यथार्थ में रहना। अब जो मैं हम समझता हूँ आदर्श इसका। की बात नहीं कर सकते।
अब वो आप भी कुछ फिश और उसकी बात कर रहे थे, तो कहानी का थोड़ा सा पार्ट बच गया है, तो आप बता दें। नहीं, वो तो बीच में आ ही गई है। नहीं, फिर भी आप वो बता दें। प्रैक्टिकल रहना जो होता है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर एक तरह से बहुत नेगेटिव हो जाता है, मतलब स्त्री का प्रैक्टिकल रहना इन मॉडर्न सोसाइटी, वो जो ट्रेडिशनल लोग हैं, कंजर्वेटिव लोग हैं जनरली, उनके लिए बहुत ज्यादा एक एडवांस आधुनिक हो जाता है, और वो एक तरह से गलत हो जाता है, उसको नेगेटिव हो जाता है। हाँ नेगेटिव हो जाता है, गलत सोचने लगते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रही है, ये ऐसा तो यहाँ नहीं पे करना वो चाहिए। विचारों की जो लड़ाई हो रही है ना, आज जो जनरेशन गैप है वो मेन यही है, विचारों की लड़ाई चलती रहती है। हाँ, साइकोलॉजिकल बात है। जनरेशन गैप आज नहीं है, जनरेशन गैप हजारों साल से। नहीं, अब जितना आज अब जो चेंजेस आए ना सर, ये जो टेक्नोलॉजी की वजह से समस्या ये है कि औरत भी तो क्या प्रोग्राम्ड है कि ऐसे ही होता है, प्रोग्राम मूवी तो हो जाती है ना कि ऐसे ही होता और है, शादी के मतलब बाद हर समाज में छोड़नी है, रिजर्व ऐसे ऐसे होता है, मतलब वो बदलना चाहते ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है बदलाव हो, वैसे ही चीजों को डालना चाहते हैं, खुद तो नहीं वो एक बदलते, जब तक आप खुद नहीं नहीं होगा। बदलते तब तक आप दूसरों और से अभी नहीं बात बदल ऐसा सकते। है कि मॉडर्निटी में नहीं, आज भी ऐसी फैमिलीज बहुत है जहाँ पे वैसे ही चला जा रहा है, जैसे वो पहले उनके 50 साल या 100 साल पहले के में आना किसको कहते अपने हैं? इंटीरियर अपने यही राजस्थान के अंदर भी आप चले जाओ ना, तो बहुत ऐसा कुछ है अभी। यहाँ मैं एग्री करती हूँ। नहीं, पर मॉडर्निटी में आना किसको कहते हैं? मॉडर्निटी क्या है? मैं अगर तो आप कह रहा नौकरी हूँ, कर रही हो आप मॉडर्न, मीरा का एग्जाम्पल ले लो। नहीं मीरा तो अब है नहीं। नहीं, है नहीं, हाँ उस जमाने का ही ले लो। हाँ मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम है, हाँ और वो उस समाज में वो स्वीकार्य नहीं स्वीकार्य नहीं है, हाँ। जबकि वो कहीं गलत नहीं है, उसका प्रेम शाश्वत है और सच्चा है। और आज तो उनको देवी बनाया हुआ है। आज की बात नहीं कर रहा, हाँ। उस समाज उस ने क्या समाज में किया हमेशा मीरा ने? उस टाइम तात्कालिक समय के समय की आज हम पिक्चर देखने जाते हैं, हम हमेशा हीरो हीरोइन के साथ होते हैं, चाहे वो गलत भी कर रहे, अरे इनको शादी कर लेनी चाहिए, इनको भाग जाना नहीं, अब तो बहुत change चाहिए, है। इनका आपस में प्रेम है, लेकिन आपके घर में हो जाएगा तो कोई मंजूर नहीं करता है, सही बात है। वो मॉडर्निटी जो है ना, वो इक्वलिटी में है। ये बड़ी एक अजीब मतलब स्थिति है। मैन को अगर जितनी फैसिलिटीज हम कहते हैं मिली है, उतनी ये जो pseudo मिली है, modernity women को को नहीं है। मिलती है, तो दैट इज मॉडर्निटी। ये कोई बट मॉडर्न समटाइम वो नहीं है। खाती कि विमेन को मिलती है तो वो फिर सर वो कितना बिल्कुल दोहरापन अपने है, दम पे हाँ। दोहरापन दोहरापन नहीं ये है बात है। कि वो बात कृष्ण है। और राधा जगह एक तरफ तो हम ये किशोर प्रेम और ये हाँ। वैलेंटाइन डे आता तो गोली मारते दू 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 दू, और कृष्ण और राधा की मूर्तियां, हर मंदिर में कृष्ण राधा की मूर्तियां हैं, कृष्ण राधा की मूर्तियां हैं। इसी जय राधे, दोहरेपन को जैसे क्या है कि राधे, ये इसी का अलग अलग दोहरापन है, डायमेंशन मैं इसे बता रही हूँ। मछली और पानी की प्रकृति से बताने की कोशिश कर रही है। आपकी बात तो एक मेज और भूल भुलैया तो है ही, और इंसान के जो स्वभाव है हाँ, वो वो तो पॉइंट पे जिसमें राधा अपने आप में शादीशुदा स्त्री, ये भी नहीं कि उन्होंने शादी नहीं की, और मीरा ने शादी नहीं की, पर मीरा कहीं नहीं है हाँ। और राधा सब जगह है। पता नहीं अभी क्या भेड़ चाल है या क्या है। हिंदू रिलीजन भी देखे ना अगर अपन, सबसे मॉडर्न रिलीजन है, मैं ये मानता हूँ, हाँ क्योंकि उसके अंदर सब कुछ है। आपको LGBTQ जो भी आधुनिक हम जो मानते हैं सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ, भारत में यही अगर हम क्रिश्चियनिटी में वहां जाएंगे, वहां नहीं है मॉडर्न, वहाँ तो बहुत कंजर्वेटिव है, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव, करते रहो। बहुत ज्यादा। बहुत कट्टर। महाभारत तो अपना में है, रिवॉल्यूशन ही है, 5 पति आपके पास हो सकते हैं, आप अपना जहाँ जेंडर पे है चेंज ना, कर सकते हो, कि अगर तो दुनिया में जेंडर कुछ चेंज है कर दिए। हाँ तो महाभारत में है, और अगर महाभारत में कुछ नहीं है तो दुनिया में नहीं मिलेगा। इवेंट भी आ सकता है। मेरा हस्बैंड के कुंती बच्चे कर सकती है, मतलब वो वो सब कितनी चीजें हैं। कहते हैं ना, मतलब जो आज के लोग हैं वो तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि एक साधु आया और आंखों से बच्चे हो गए। लेकिन ये तो सब बेकार की बात है। वो तो कैसे होगा, सूर्य से हो हाँ। गए और इससे हो गए, वो तो खैर सारे मेटाफर्स थे, बना दिए वो तो छुपाने के लिए। छुपाने के लिए। बट वही कि औरत कितनी सशक्त है, उस हाँ, सारे वो कार्यक्रम पता है, में- आज है। औरत का सशक्तिकरण, आप अगर अपन रिलीजियस ये ले होली बुक सब में दिया है, सशक्त सब में दिखाया है, किसी में भी नहीं। जैसे अगर हम कुरान की भी बात करें, हमारे पूरा सूरा मरियम एक लेडी पर पूरा, जो वो क्रिश्चियनिटी में हिस्सा कि वो विदाउट उसके भी वो समाज से उसको ऊपर से गॉड से मिलता है ये सारा कि भाई आप करो, करने दो लोगों को बात, तो वो अकेली अपने बच्चे को लाती है दुनिया में। और जितना जैसे अभी इस्लाम को लेके भी जो ये चीजें दिखाते नहीं, तो बस लोग है ना, एक वो कहते हैं ना कट्टरता फैलाने वाली वाली चीजें, बात। यहाँ जो पर्दा कहते हैं ना उस तरीके से पर्दा कभी है ही नहीं। हमारे निकाह में भी पता है, निकाह सिर्फ उधर ले आदमी को पढ़ाया जाता है, लड़की को पहले पूछा जाता है उसकी रजामंदी, परमिशन हमारे हर जगह लेडी को दी हुई है, लेकिन ये चीजें स्प्रेड नहीं करते क्योंकि जो मेल डोमिनेट्स जो है ना, वो नहीं चाहते हैं कि सारी चीजें बाहर आए। अब जैसे होली सोर्सेस को मान ले, उसके बाद जो बुक्स लिखी जाती है रिलीजियस,
आज मैं अगर मैसेंजर है, उनके जो स्टूडेंट्स है वो सब सुन रहे हैं, वो लिखते हैं उनकी बातें, तो हर किसी की अपनी सोच आ जाएगी, तो चेंज तो आएगा ही उन बुक्स में। तो यही चीज है, जैसे जैसे चीजें लिखी गई लोगों के चेंज आता गया, तो वो चीजें स्प्रेड। अब हमारे जैसे अगर कुरान की बात करें, खुदा के नाम के बाद इल्म, शिक्षा की बात हुई है, सबसे ज्यादा इल्म दिया जाए लोगों को, पर कहाँ है? अगर आज मैं अपने राजस्थान के अपने जोधपुर में मेरी सोसाइटी का देखूं, लेडीज को तो पढ़ाना चाहते ही नहीं, अगर पढ़ेगी तो सोच चेंज होगी, उन्हें अपने राइट्स का पता चलेगा, वो चाहते नहीं है, जो मेल डोमिनेटिंग लोग हैं वो बताना ही नहीं चाहते क्या ये चीजें हैं, एक्चुअल चीजें। लेडी को भी हर तरीके से बहुत सारे राइट्स दिए, लेकिन वो बताना नहीं चाहते। मैं ये जो कहानी है ना, मछलियाँ, ये सशक्त महिलाओं की। हाँ, तो यही चीज मैं ये कह रही हूँ कि सशक्त उन्होंने दिखा दे कितनी सशक्त है, लेकिन वो जगह जरूरत पारंपरिक इंटरनली तो सेम रहेगी ना, अंदर से तो वही वो रहेगी ना। वो जब सशक्त जब ही होगी ना, जब पढ़ पाएगी, पढ़ के चली गई, तो वही चीज, वो अपनी प्रवृत्ति तो वही मछलियाँ हमला करेगी। मूल प्रवृत्ति तो वैसे भी किसी की नहीं बदली जा तो अपने है ना, धर्मों में तो ये चीज कही भी है कि महिला सशक्त है, हम लोगों ने कर दिया महिलाओं को सशक्त करो, अरे पहले से ही सशक्त है, बस खुद को पहचानने की जरूरत है हमको। आज अगर प्राचीन भारत से ही ले तो हमारे कितनी गार्गी को ले लो, क्यों पड़ता है? हाँ, वो अंदर की बातें सारी हमें पता अपने है। को खुद को मोटिवेशन प्रोसेस भी इंटरनल प्रोसेस है, खुद को करने की जरूरत होती है। बर्तन को अगर धोते हैं आपने जो अभी कुरान की